दो स्टूडेंट्स एक स्पैरिंग मैच के बीच में थे। एक पंच जोर से लगा और जिस स्टूडेंट को लगा उसने कंप्लेन किया कि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उन्होंने इसे हल्के में लिया और कहा कि सू होंग्स का वधरा फिस्ट फिर से क्लियर इंप्रूव हो गया है। उन्होंने अलाउड सोचा कि क्या सू होंग पहले ही माइक्रो लेवल में आ चुके हैं। सू होंग काम रहे और उन्होंने रिप्लाई किया कि उन्होंने 2 दिन पहले ही माइक्रो लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स को स्पेसिफिक रैंक्स में डिवाइड किया गया था। बेसिक, प्रोफिशिएंट, माइक्रो लेवल, मास्टर्ड और परफेक्ट। माइक्रो लेवल तक पहुंचना अपने पीयर्स से काफी आगे निकल गए हैं। दूसरे स्टूडेंट ने उसे एडमायर करना शुरू कर दिया और कहा कि जब वजद्रा फिस्ट की बात आती है तो उनकी क्लास में कोई भी कंपेयर ही नहीं कर सकता। फिर उन्होंने पूछा कि सू होंग रेस्ट ले चुके हैं तो वे प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकें, लेकिन उस सिंगल पंच का पेन अभी भी स्टिंगिंग कर रहा था और उनका एक्चुअली कोई इंटेंशन नहीं था कि वे कोई और हिट लें। सू होंग को कल्टीवेशन मैनियाक कहकर उन्होंने उन्हें वेव ऑफ कर दिया और कहा कि वे खाने के लिए घर जा रहे हैं। ट्रेनिंग हॉल से जाने से पहले उन्होंने टीचर ली को पोलाइटली गुड बाय कहा। टीचर ली ने उन्हें याद दिलाया कि बाहर जाने से पहले अपने क्लोथ स्ट्रेट कर लें। फिर टीचर ने सुहोंग की तरफ देखा और उन्हें स्टॉप कर दिया। उन्होंने पूछा कि सुहोंग ने अभी तक मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट की 30,000 रजिस्ट्रेशन फी क्यों नहीं पे की, और उन्हें याद दिलाया कि एप्लीकेशंस नेक्स्ट मंथ क्लोज हो रही हैं। सुहोंग थोड़ी देर हेजिटेट हुए, फिर पूछा कि क्या उन्हें कुछ और डेज मिल सकते हैं। टीचर ली साई कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें सू होंग्स की फैमिली सिचुएशन समझ आ गई थी, लेकिन रूल्स तो रूल्स ही थे और उन्हें चेंज करने के लिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। बाकी सबके जाने के बाद सू होंग अकेले प्रैक्टिस करते रहे। चाहे कितनी भी बार उन्होंने अपने फॉर्म्स रिपीट किए, एक ही थॉट उनके माइंड में घूमता रहा, 30,000 रजिस्ट्रेशन फी। उनकी मेमोरीज पास्ट में चली गईं। जब वे 3 साल के थे तब उनके पेरेंट्स एक फेरोशियस बीस्ट की वजह से हुए डिजास्टर में मर गए थे। तब से वे अपने अंकल और आंट के साथ रह रहे थे। जब उन्हें उनके मार्शल आर्ट्स का टैलेंट पता चला तो उन्होंने सब कुछ कर लिया, उनकी ट्रेनिंग सपोर्ट करने के लिए पावर। ऐसे टाइम में जब फेरिशियस बीस्ट्स फ्रीली रोम करते थे, मार्शल आर्टिस्ट बनना अच्छा पैसा कमाने का बेस्ट तरीका था। उन्होंने उन्हें एक बेटर लाइफ देने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा था कि वे बस उनके लिए चीजें और डिफिकल्ट बना रहे हैं। बाद में वे सिटी के एक क्वाइट कॉर्नर में वापस चले गए। उस क्रैम्प्ड वॉर्न डाउन अपार्टमेंट में जहां वे घर बुलाते थे पहुंचते हैं। अंदर उनकी आंट ने धीरे से पूछा कि रेंट लगभग ड्यू है क्या और कितना मनी अभी भी शॉर्ट है। उनके अंकल ने रेंट के बारे में कहा, वेट कर सकता हूँ और पहले होम्स रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। उनकी आंट एग्री कर गईं और कहा कि इतने टैलेंट के साथ सू होंग एक दिन जरूर सक्सीड होंगे और वे उन्हें रोक नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कैजुअली ऐड कर दिया कि वे अपनी मेडिसिन लेना बंद कर देंगी। यह उसे क्योर नहीं कर रहा था और स्टॉप करने से उनके पैसे बच जाएंगे। उनके अंकल ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया और कहा कि वे इसके बजाय कोई और जॉब ले लेंगे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि वे घर पर ही रहें, प्रॉपरली रेस्ट करें और अपनी हेल्थ पर फोकस करें, और उन्हें अश्योर किया कि बाकी सब ठीक हो जाएगा, वर्कआउट करो। ये सब शैडोज सुनते हुए सू होंग को चेस्ट में टाइट एक हो रहा था और सैडनेस की वेव उन पर आ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक स्टूपिड मेस्ड अप वर्ल्ड है। इसने उनकी लाइफ को ऐसे ट्विस्ट कर दिया था जिसे वे पहचान भी नहीं पा रहे थे। जहां भी वे देखते लोग ग्रीडी होते थे। अगर कोई सिंपली किसी चीज के लिए रजिस्टर करना चाहता था जिसमें वो टैलेंटेड था तो भी उसे पैसे पे करने पड़ते थे। उनके पास अर्निंग का कोई टैलेंट नहीं था। अगर वो सच में पैसे कमाने में अच्छे होते तो शायद मार्शल आर्ट्स में कोई टैलेंट ही नहीं होता। जितना ज्यादा वे इसके बारे में सोचते गए, दुनिया उतनी ही क्रेजी लगने लगी। उन डार्क थॉट्स को साइड में रखते हुए उन्होंने डोर खोला और अनाउंस किया कि वे वापस आ गए हैं। उनकी आंट, जो उन्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थीं, उन्होंने तुरंत उनका ध्यान रखा और पूछा कि इतनी देर तक प्रैक्टिस क्यों की, और उन्हें बताया कि वे एग्जॉस्टेड होंगे। सू होंग ने चोर्स लेने की कोशिश की और कहा कि वे उन्हें हैंडल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें वेव ऑफ कर दिया। उन्होंने इंसिस्ट किया कि कुछ नहीं है और उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा ताकि वे अगले दिन टायर्ड नहीं होगा। उनके अंकल ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि सुनो और जल्दी से सो जाओ। सू होंग अपने रूम में वापस आ गए, लेकिन नींद नहीं आई। वो वहां पूरी तरह से जागते हुए बैठे थे, उनके थॉट्स सर्कल में घूम रहे थे। उनके अंकल और आंट ने उनके लिए ऑलरेडी बहुत सैक्रिफाइस कर दिया था। वे ऐसा होने नहीं दे सकता था। इस बार वे अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कुछ ही डेज में टेंस ऑफ थाउजेंड्स कमाने के लिए बस एक ही जगह याद आती थी। अगले ही दिन एक लाउड पूरे स्ट्रीट्स में अनाउंसमेंट एको हुआ। क्राउड को मार्शल अप्रेंटिस एरिना चैलेंज में वेलकम किया गया, जहां लाइफ या डेथ से ज्यादा सिर्फ विक्ट्री या डिफीट मैटर करता था। वो अंडरग्राउंड मार्शल एरिना था। अनाउंसर की वॉइस एक्साइटमेंट के साथ बढ़ गई और उन्होंने आज के रिंग डिफेंडर को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर माइनोटॉर नाम का एक फाइटर। रूल सिंपल थे, अगर वो लगातार 4 मैचेस जीत लेते तो प्राइज मनी में 60,000 कमा लेते, अगर नहीं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्राउड को बताया गया बारीकी से देखने के लिए
ऑडियंस तुरंत ही विस्पर्स में डूब गई। किसी ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। कुछ लोगों ने गेस किया कि वो रूकी है, जबकि कुछ ने कहा अरीना में स्ट्रेट जंप करना बेसिकली डेथ को कोट करना है। साइड में अनाउंसर ने उस किड के पास आकर विस्पर किया कि थोड़ा पैशन दिखाओ और एटमॉस्फेयर हीट अप करो। लड़का कंफ्यूज लग रहा था और उसने पूछा कि उसे ये कैसे करना है। अनाउंसर ने साई किया और उनसे क्राउड को प्रोवोक करने या थोड़ा कर्स करने के लिए कहा और मटर करते हुए कहा कि ये यही रीजन था कि रुकीज इतने हेडेक थे। मिनूर को रियलाइजेशन आया और जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि एक फॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से नीचे वह इनविंसिबल है और सभी वीकलिंग्स को चैलेंज किया कि वो आकर उससे फाइट करे। क्राउड एकदम एक्सप्लोड हो गई। कुछ लोग उन्हें अब्सर्डली एरोगेंट होने के लिए कर्स कर रहे थे, जबकि कुछ लोग हंस रहे थे और उनकी गट्स की प्रेज कर रहे थे। साइमल्टेनियसली एटमॉस्फेयर बॉयल ओवर हो गया। क्राउड में किसी ने स्नीयर किया कि यह आदमी बाद में ये भी नहीं जानता होगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, बस उसने फ्यूज ही जला दिया। हर तरफ से चीयर्स निकल पड़े। कुछ लोग अपनी अप्रूवल शाउट कर रहे थे, कुछ तो ब्लड के लिए येल कर रहे थे और कुछ तो बस सो कॉल्ड मिनटॉर को इंसल्ट्स चिल्ला रहे थे। एटमॉस्फेयर अपने पीक पर था। अनाउंसर ने डिक्लेयर किया कि मैच ऑफिशियली बिगिन हो गया है। मिनटॉर मस्क के पीछे सू होंग काम रहे। उन्हें अंडरग्राउंड एरिना का यूनिक हैवी किलिंग इंटेंट क्लियरली फील हो रहा था। फिर भी ट्यूशन के इनफ पैसे गैदर करने का यह सबसे फास्ट तरीका था। जब तक वो अपने वोड्रा फिस्ट से कुछ राउंड्स जीत पाता, वो वर्थ इट होगा। उनका फर्स्ट अपोनेंट आगे आया और उन्हें कहा एरोगेंट ब्रैट है और कह रहा है कि वो उसके साथ थोड़ा खेल लेगा। सू होंग ने बेरली अटेंशन दिया। उनकी आइज कामली उस आदमी को साइज कर रही थी। ओपोनेंट का मोमेंटम स्ट्रांग था, बट उनकी फुटिंग अनस्टेबल थी। देखकर तो लग रहा है विन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसे स्पेस आउट होते देख ओपोनेंट ने कर्स किया और सीधा पंच मार दिया। सू होंग ने इसे क्लीनली साइड स्टेप कर दिया, फिर कैजुअली अपना दूसरा हैंड स्विंग कर दिया। स्ट्राइक सीधे उस आदमी के जॉ पर लगी, जिससे वह सीधा वापस वहीं चला गया जहां से आया था। द अनसर का इंस्टेंटली कंपोजर लूज हो गया। वो इस मास्ड फाइटर को ऑलरेडी प्यार करने लगी थी, यहां तक कि खुद से जोक भी कर रही थी कि शायद बाद में उससे पूछना चाहे। माइक्रोफोन में हंसते हुए उन्होंने शाउट किया कि मिनोटॉर ने उसकी फर्स्ट विन ले ली है। क्राउड एक्साइटेड शाउट्स और चीयर से भर गया। दूसरा चैलेंजर बोल पड़ा कि लास्ट वाला बस अनलकी था, पर इस बार चीजें अलग होंगी। सू होंग ने कामली अपने ओपोनेंट को जज करते हुए सिंपली प्लीज रिप्लाई किया। उसके बिल्ड के हिसाब से वह आदमी स्ट्रेंथ डिसेंट लग रहा था। वाडा फिस्ट कितनी पावरफुल है ये टेस्ट करने के लिए परफेक्ट था। उस आदमी ने चिल्लाकर हैवी पंच मारते हुए अंदर कूद गया। सू होंग ने अटैक को हेड ऑन कर दिया। एक वद्रा फिस्ट स्ट्राइक से उन्होंने इनकमिंग फोर्स को शैटर कर दिया। ओपोनेंट उस ब्लो के पीछे की शेयर पावर देखकर शॉक में चिल्लाया। सू होंग डिफरेंस ऑलरेडी बता सकते थे। ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन उससे भी वीकर था। एक सिंगल काउंटर अटैक लेने के बाद ओपोनेंट ने अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर ज्यादा रिलाई किया था, जिससे उनकी वेस्ट वाइड ओपन रह गई। सू होंग उसके बाद एक ब्रूटल किक मारा गया और वो आदमी बिल्कुल पहले वाले की तरह स्टेज से गिर गया। अरीना पूरी तरह से जैम हो गया था। कुछ लोग डिसबिलीफ में कर्स कर रहे थे, तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि वह इंसेनली स्ट्रांग है। नेक्स्ट अनाउंसर ने एक्साइटेडली डिक्लेयर किया कि मिनोटॉर ने 2 कॉन्जिक्यूटिव विन्स अचीव कर ली हैं। चीयर्स और भी जोर से होने लगे, लगभग डेफनिंग हो गए। एक शांत कॉर्नर में कुछ वेल ड्रेस्ड स्पेक्टेटर्स शार्प आई से देख रहे थे। उनमें से एक ने मटर किया कि वह किड क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं था, फिर भी उनका स्ट्रेंथ एवरेज से बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। यह अनयूजुअल था। अनाउंसर्स की वॉइस फिर से सुनाई दी, मिनोटॉर की 3rd कॉन्जिक्यूटिव विन डिक्लेयर करते हुए। व्यूइंग एरिया में एक आदमी ने कमेंट किया कि किड वर्स्ट से भी बेटर था, बट बेस्ट के पास भी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी पर्सन मैच फिक्सिंग के लिए परफेक्ट मटेरियल होता है। उनके पीछे से एक मास्क्ड यंग मैन ने कहा और कहा कि वह इसे हैंडल कर लेंगे। बड़े आदमी ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें यह फैक्ट रिवील नहीं करना है कि उनके पास ऑलरेडी मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। इतने सारे विन्स रैकअप करने के बाद सू होंग इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। ऑर्डिनरी मार्शल अप्रेंटिसेस अब उन्हें ज्यादा चैलेंज नहीं करते थे। माइक्रो लेवल से अपने वद्रा फिस्ट के साथ एक और मैच जीतने पर उन्हें पूरा 60,000 प्राइज मनी मिल जाएगा। तभी क्राउड सडनली स्टर हो गई। लोग चिल्लाने लगे कि व्हाइट फॉक्स असल में रिंग में कदम रख रहा है। जब मास्क्ड फाइटर आया तो पूरा एरिना इरप्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि व्हाइट फॉक्स एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट था। अदर्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट जो एक मार्शल अप्रेंटिस से फाइट कर रहा है बेसिकली चीट कर रहा है। सू होंग्स का दिल थोड़ा सिंक हो गया। एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट, ये मैच बहुत ट्रबलसम होने वाला था। फिर भी बैक डाउन होना कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो हार नहीं सकते थे। व्हाइट फॉक्स उनके सामने रुक गया और कामले उन्हें स्टडी करने के बाद बोला। उन्होंने सू होंग को बोला कि डरना मत और कहा कि उन्हें पता है कैसे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना है।
अनाउंसर की वॉइस फिर से कट हुई, अरीना चैलेंज का फाइनल मैच डिक्लेयर करते हुए और फाइट के लिए शाउट करते हुए, शुरू करो। दोनों फाइटर्स फुल स्पीड से आगे एक्सप्लोड हो गए। सू होंग को तुरंत उनके लेवल्स में गैप समझ आ गया। उनकी कल्टीवेशन कम थी, इसलिए उनके पास ओपनिंग मूव में पूरी तरह से इन्वेस्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उनका पंच आगे बढ़ा और एयर में विजिबल शॉक वेव्स पैदा हो गए। कोलिजन ने रिंग को हिला दिया क्योंकि दोनों साइड्स ने फ्राइटनिंग पावर दिखाई। जैसे ही उनकी फिस्ट मिली, सू होंग का दिल एक बीट स्किप कर गया। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनका ओपोनेंट बिल्कुल भी क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। वह एक ट्रू मार्शल था, जो आर्टिस्ट अपनी वाइटैलिटी डेलिबरेटली सप्रेस कर चुके थे। सू होंग पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई मॉन्स्टर अचानक से आ जाएगा। व्हाइट फॉक्स ने एक शार्प ब्रेथ लिया और दूसरा अटैक लॉन्च कर दिया, थंडर रश फिस्ट अनलीश करते हुए। एक के बाद एक स्ट्राइक हुए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा हैवी था। लगातार हुए अटैक में सू होंग पीछे हट गए, उनके बॉडी में दर्द फैल रहा था। तो ये एक रियल मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ थी। क्राउड स्टन्ड हो गई थी। किसी ने टेक्निक रिकॉग्नाइज कर ली, चिल्लाते हुए बोला, ये तीनों एको थंडर रश फिस्ट थे। यहाँ ऐसा मूव देखने की किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और सरप्राइज ही टिकट प्राइस के लायक था। बाकी लोगों ने सिर हिला दिया और कहा कि मिनोटॉर तैयार है। उनके लिए आउटकम तो ऑब्वियस था ही। फिर भी व्हाइट फॉक्स ने स्टॉप करने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। उनके अटैक्स एक के बाद एक होते जा रहे थे, बिना मर्सी के एडवांटेज प्रेस करते जा रहे थे। कुछ देर बाद व्हाइट फॉक्स क्लियरली बोर होने लगा। उन्होंने मिनोटॉर से कहा कि सिर्फ डिफेंड करना पॉइंटलेस है और उन्हें फाइट बैक करने के लिए कहा, और कहा कि वे चाहते हैं कि देखो उसकी असल में कितनी स्ट्रेंथ थी। अभी के लिए मिनोटॉर कुछ नहीं कर सकता, बस ब्लॉक कर सकता है। उनके डिफेंसेस के बावजूद पंचेस उन्हें तोड़ रहे थे। हर इम्पैक्ट के साथ पेन फैल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें पता था कि वे श्योरली लूज कर ही जाएंगे। उन्हें काउंटर अटैक करने का चांस चाहिए था, लेकिन व्हाइट फॉक्स के स्ट्राइक्स बहुत फास्ट और रिलेंटलेस थे। कोई ओपनिंग ही नहीं थी। फिर व्हाइट फॉक्स ने खुद ही एक ओपनिंग ढूंढ ली। एक पंच माइनोटॉर के जॉ की तरफ स्ट्रेट गया। इम्पैक्ट से वे उछल कर गिर गए और वे हार्ड क्रैश हो गए ग्राउंड। वहां लेटे लेटे उनकी विजन ब्लर होने लगी, उनकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगी। व्हाइट फॉक्स के बोलने से पहले ही व्हाइट फॉक्स ने कामली बात की। उन्होंने सू होंग को बताया कि इस मैच से उन्हें प्राइज मनी का एक भी कॉइन नहीं मिलेगा, लेकिन उनके टीचर उन्हें इन्वाइट करने के लिए तैयार थे। अगर माइनोटॉर फ्यूचर में उनके मैचेस फिक्स करने के लिए एग्री हो गए तो वे उन्हें इस मैच की प्राइज मनी के इक्विवेलेंट पे करेंगे। व्हाइट फॉक्स के फेस पर पैर रखने के बाद भी माइनोटॉर बिना किसी हेजिटेशन के रिफ्यूज कर गया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा शेमलेस काम कभी नहीं करूंगा। व्हाइट फॉक्स थोड़ा सा अबैक हो गया था। उन्होंने इतनी फर्म रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं की थी। अपना कंपोजर रीगेन करते हुए उन्होंने उन्हें केयरफुली सोचने के लिए कहा और कहा कि उन्हें रिफ्यूज करने की एक प्राइस चुकानी पड़ेगी जो वह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मिनोटॉर ने वापस आकर पूछा कि क्या ऐसे काम करने वाले लोग सच में खुद को मार्शल आर्टिस्ट कह सकते हैं। बस इतना ही काफी था। व्हाइट फॉक्स ने कहा कि डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने ठंडे अंदाज में ऐड किया कि क्योंकि मिनोटॉर कोऑपरेट नहीं करेगा, उनके पास बस यही ऑप्शन था, ताकि अंडरस्कोर अंडरस्कोर उन्हें ताकि वे सिर्फ फ्यूचर में एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देख सकें। जैसे ही व्हाइट फॉक्स ने अपनी लेग पर स्ट्राइक करने के लिए मूव किया, वो वर्ड्स माइनोटॉर के माइंड में शार्प और पियर्सिंग होकर इको हुए। मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ। एकदम इंस्टिंक्ट में हावी हो गया। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ट्विस्ट अवे कर लिया और ब्लो से बच गए। वह क्रिपल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने खुद को ऊपर धकेल दिया। मिनोटॉर फिर से फाइट में एंटर हो गया। व्हाइट फॉक्स सरप्राइज में देख रहा था जब मिनोटॉर खुद को स्टेडी कर रहा था। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से जल रही थी। वह यहां नहीं गिर सकता था, यहां नहीं। उनके अंदर कुछ टूट गया और एक सेकंड में उनकी बैटर्ड बॉडी में एक विंड सर्ज हो गई। व्हाइट फॉक्स अपने शॉक को हाइड नहीं कर पाया। उन्होंने पहले क्लियरली एक थंडर रश फिस्ट मारा था, फिर भी ये गाय अभी भी खड़ा था। फिर भी सू होंग अपने दिल में पेनफुली क्लियर हेडेड रहे। वो मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे। वे अपने अंकल और आंट ने इतने सालों में जो सैक्रिफाइसेस किए थे, उन्हें वेस्ट नहीं होने दे सकते थे। वे उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। लेकिन क्या उनका मतलब सच में यही था कि उन्हें अबैंडन करना पड़े? एक मार्शल आर्टिस्ट को क्या माइनस क्या वैल्यूज फॉलो करने चाहिए थे? आंसर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आ गया, नहीं। ऐसे फ्यूचर को वे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। उसी मोमेंट में कुछ स्ट्रेंज हुआ। उनकी आंखों के सामने अचानक एक स्टेटस विंडो आ गया। स्क्रीन पर ठंडे इमोशनलेस वर्ड्स तैर रहे थे, पूछ रहे थे कि वह अपने फ्यूचर और फेथ के लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सू होंग ने हेजिटेट नहीं किया। उनकी आंखें फियर्स रिजॉल्व से जल रही थीं और उन्होंने बिना किसी डाउट के आंसर दिया कि वे विलिंग थे। सब कुछ छोड़ दो। सिस्टम ने एक बार फिर पूछा कि क्या वे सच में प्राइस पे करने के लिए विलिंग हैं। मिनोटॉर ने भी पहले जैसा ही आंसर दिया, सब कुछ। जैसे ही उन्होंने वो वर्ड बोला, उनके अंदर कुछ डीप चेंज होने लगा।
उनका शैडो ट्विस्टेड और स्ट्रेच हुआ, एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर के आउटलाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। सू होंग स्टन्ड हो गए थे। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, और उनके पीछे जो शैडो था वो एक मैसिव अननोन क्रीचर का था। कुछ पूछने से पहले ही मैसिव प्रेजेंस ने उन्हें ग्रांट कर दिया ये चांस। सू होंग के चारों तरफ एक स्ट्रेंज ऑरा था और एक स्टेटस विंडो दिखाई दी जिसमें उनकी सारी डिटेल्स लिस्ट थी। सू होंग डिसबिलीफ में देख रहे थे। उसने उसके हर एक एट्रीब्यूट डिस्प्ले कर दिए। एक्टिंग ऑन इम्पल्स, उन्होंने मिशन सेक्शन पर टैप कर दिया। एक रैंडम मिशन, वे ऑफ द अरीना का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। व्हाइट फॉक्स को डिफीट करने के लिए उन्हें अपनी वोदरा फिस्ट को मास्टर लेवल तक रेज करना था और अपने फ्लोटिंग लाइट पाम और वाइड स्टेप को माइक्रोल तक रिफाइन करना था। उनकी करंट लो प्रोफिशिएंसी को देखते हुए यह एक ब्रूटल टास्क था, लेकिन जरूरी था। बिगिनर्स गाइड अनलॉक करने के लिए सू होंग सडन इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कुछ सोचने से पहले ही एक फिस्ट सीधे उनके फेस की तरफ उड़ गई। सू होंग इंस्टिंक्टिवली डक कर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो फ्रीज हो गए। उनके सामने एक परफेक्ट क्लोन खड़ा था। कॉपी टेक्स्ट बुक फॉर्म में मूव हुई और वाजाद्रा फिस्ट का लेवल यूज किया जो उनके खुद के लेवल से भी ज्यादा था। हर मूव स्टैंडर्ड और प्रिसाइज था। ऐसे फ्लॉलेस एग्जाम्पल उनके सामने था तो वे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने क्लोन के साथ ब्लोज एक्सचेंज किए, उन्होंने रियलाइज हुआ कि यह सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक लेसन था। बीच में ही उन्होंने नोटिस किया कि उनकी वोदरा फिस्ट प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़ गया। ये 7% से 10% तक मोमेंट्स में चला गया। इंप्रूवमेंट शॉकिंगली फास्ट हुआ। तो ये ट्रिक था। इस प्लेस ने उन्हें अपने मार्शल आर्ट स्किल्स रैपिडली अपग्रेड करने में हेल्प की। हर क्लैश के साथ वे फाइट करते रहे, लर्न करते रहे और अपने फॉर्म को एडजस्ट करते रहे। उनकी प्रोफिशिएंसी तब तक बढ़ती गई जब तक कि फाइनली 100% तक नहीं पहुंच गई। उनकी फ्लोटिंग लाइट पाम पूरी मास्टरी में आ गई और उन्होंने क्लोन को फ्लाइंग कर दिया। उनका वाइड स्टेप और फिर फुल प्रोफिशिएंसी तक पहुंच गए। फाइनली वाजाद्रा फिस्ट परफेक्ट हो गई। एग्जॉस्शन ने उन्हें पकड़ लिया। जोर से सांस लेते हुए सू होंग खाली हवा में नॉड कर रहे थे। बहुत बहुत थैंक्स। सिस्टम ने उन्हें मिशन कंप्लीट करने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। सू होंग ने रिवॉर्ड्स एक्सेप्ट कर लिए और इमीडिएटली रियलिटी में वापस आ गए। तुरंत ही वे माइनोटॉर मास्क पहनकर वापस अरीना में आ गए, व्हाइट फॉक्स के सामने खड़े होकर। व्हाइट फॉक्स ने घूरना शुरू कर दिया और फिर से फिस्ट मारा। ब्लोज फेयर्स थे, लेकिन माइनोटॉर कामली नोट किया कि वे भी बहुत ज्यादा थे। स्लो है। वह हर स्ट्राइक को आसानी से स्लिप कर गया। व्हाइट फॉक्स के रिएक्ट करने से पहले ही सू होंग का फिस्ट उनके फेस पर स्लैम हो गया। मास्क शैटर हो गया और व्हाइट फॉक्स जमीन पर गिर गया। क्राउड डिसबिलीफ में स्टेयर कर रही थी। मॉनिटर ने कामली उनसे 4th मैच जीतने के लिए प्राइज मनी मांगी। स्टंट अनाउंसर ने 60,000 ग्रैंड प्राइज के विनर के लिए मिनोटॉर डिक्लेयर करने से पहले हिचकिचाया। ऑडियंस में टीचर फ्रॉन कर रहे थे। वज्रफिस्ट सीखना एक मेरे अप्रेंटिस के लिए इम्पॉसिबल था। सस्पिशियस, उन्होंने ऑर्डर किया। उनके मैन मिनोटॉर को फॉलो करने और उसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अरीना से निकलते हुए सू होंग को लगा कि उनका पीछा किया जा रहा है। वह जोर से उछल पड़ा। उसकी स्पीड बढ़ गई और जैसे ही वह नजर से गायब हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई। पीछा करने वाले कंफ्यूजन में रुक गए, उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। सू होंग सेफली छुपे हुए उनकी क्लमजी अटेम्प्ट का मजाक उड़ा रहे थे। 1 आवर बाद वे घर वापस आ गए। उनके आंट और अंकल पैसे के इतने बड़े पायल को देखकर स्टन हो गए थे। उनके अंकल ने पूछा कि क्या उन्होंने बैंक रॉब किया था। सू होंग ने एक्सप्लेन किया कि वे स्पारिंग पार्टनर के तौर पर काम करते थे और डोजो मास्टर ने उन्हें स्पॉन्सर करने का डिसाइड किया। स्टडीज। अंकल ने पूछा कि क्या ये स्टिंजी डोजो है, लेकिन सू होंग ने सिंपली उनसे ट्रस्ट करने के लिए कहा। उनका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर वे स्माइल कर गए। उनके अंकल एग्री कर गए कि लिटिल होंग कभी झूठ नहीं बोलेंगे और उन्होंने उनके ब्राइट फ्यूचर का सेलिब्रेट किया। उस रात सू होंग रूफ पर चढ़ गए। मूनलाइट में उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में सोचा। एग्जाम फीस, रेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस सेटल हो गए। वे रिलीफ में हंस पड़े। उन्होंने सिस्टम इंटरफेस चेक कर लिया। इस मिस्टीरियस पावर की वजह से वे सरवाइव कर पाए। उन्होंने मार्शल वैल्यू नाम का एक स्टार्ट नोटिस किया, एक नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि हायर लेवल अपोनेंट को डिफीट करने के लिए उन्हें 57 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स मिले। इनका यूज वाइटैलिटी और स्किल्स इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है। सू होंग ने इसे इमीडिएटली ट्राई कर लिया। जब उन्होंने वाइटैलिटी में पॉइंट्स ऐड किए तो उनके बॉडी में स्कॉचिंग एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। उनकी वाइटैलिटी 90 तक पहुंच गई। वो तो ऑलरेडी एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट का लेवल था। उन्होंने रिमेनिंग पॉइंट्स वाइटैलिटी में डाल दिए। उनकी बॉडी और भी लाइटर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा अलाइव फील हो रही थी। सू होंग ने अपनी फिस्ट्स क्लेंच कर ली। उनके वुंड्स भी हील हो गए थे और उन्हें पावर से भरा हुआ फील हो रहा था। उन्हें अपने डिस्ट करने का अर्ज हुआ। नई स्ट्रेंथ। वे रूफटॉप से स्कूल के ड्रिल ग्राउंड पर कॉम्बैट पावर टेस्टर की तरफ लीप कर गया। वे थोड़ी देर बाद स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल पहुंचे। जगह बिल्कुल क्वाइट थी।
बस एक लोन टीयर, एक कॉम्बैट पावर टेस्टर वहां बैठा था। सू होंग ने अपनी वाइटैलिटी गैदर की, लेकिन होल्ड बैक करने का डिसाइड किया। अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ 70% यूज करते हुए उन्होंने अपनी फिस्ट से मशीन पर शार्प इम्पैक्ट मारा। एक स्प्लिट सेकंड के लिए पंच बहुत हैवी लगा। सडनली टेस्टर स्पार्क हुआ और डाई हो गया। स्टन होकर उन्हें चिंता हुई कि उन्हें पोर क्वालिटी के लिए पे करना पड़ेगा। मशीन ले ली और डिसाइड किया कि चले जाए। पीछे से एक वॉइस चिल्लाई कि कौन है वहां। सू होंग बिना एक्सप्लेन किए बोल्ट कर गए। एक फ्यूरियस केयरटेकर रूइन मशीन के पास आया और वैंडल को बस करते हुए उन्होंने एज्यूम किया कि ये यूजुअल ट्रबल मेकर्स हैं, चुन शान और ली डुओ, और उन्हें एजुकेट करने की कसम खाई। जब स्कूल स्टार्ट हुआ, स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का जिम्नेजियम पैक्ड था। रूम के हर कॉर्नर में स्टूडेंट्स क्राउड हो गए थे और सू होंग उनके बीच में क्वाइटली खड़े थे। जब वे वेट कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि किसी ने मेंशन किया कि चुन शान को बीटन कर दिया गया है ऊपर। यह सुनकर उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। पास में एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया कि चुनशान ने रात के बीच में कॉम्बैट पावर टेस्टर तोड़ दिया था और उसे एडमिट करने से मना कर दिया था। इस वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें वहीं पनिश कर दिया। ये सुनकर सू होंग थोड़े ऑकवर्ड फील कर रहे थे। पता चला कि उनकी मिस्टेक के लिए किसी और ने ब्लेम लिया था। साथ ही उन्हें रिलीफ फील हुआ, अगर वो पकड़ा जाता तो वह उस मशीन के लिए पे नहीं कर पाता। इससे पहले कि वे और सोच पाते, द अनाउंसर की वॉइस हॉल में गूंज रही थी, सबको क्वाइट रहने के लिए कह रही थी। उन्होंने अनाउंस किया कि एक स्पेशल गेस्ट, एक टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट चान तियान, यहाँ आकर उन्हें थंडर रश फिस्ट नाम की C रैंक मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्लोज अटेंशन देने के लिए कहा। जिम में तुरंत नॉइज हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि यह उनकी फर्स्ट टाइम थी जब उन्होंने किसी टियर 3 मार्शल आर्टिस्ट को पर्सनली देखा। और उन्हें बताया कि C रैंक मार्शल आर्ट्स को आउटसाइड डोजोस में सीखने में यूजुअली बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन मोमेंट सू होंग नाम सुना उनकी आंखें चमक उठीं। थंडर रश फिस्ट, वही मूव व्हाइट फॉक्स ने अंडरग्राउंड एरिना में यूज किया था। एक पंच ने टीम का इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। इसकी पावर अनडिनाइबल थी। स्कूल के बाहर ऐसे कुछ सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन फी बहुत ज्यादा होगी। इस चांस को मिस करना ही नहीं था। चांटन ने स्मॉल टॉक में टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वे टेक्निक 10 टाइम स्टार्ट से फिनिश तक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वे कितना लर्न करते हैं ये पूरी तरह से उन पर डिपेंड करेगा। वो आगे बढ़े, अपने स्टैंस में आ गए और थंडर रश फिस्ट चिल्लाने लगे। उसने एक पंच मारा। फोर्स बहुत इंटेंस थी और थंडर की साउंड जिम में गूंज रही थी। जैसे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए। बेसिक लेवल पर एक पंच से एक थंडर क्लैप बनता है। प्रोफिशिएंट लेवल पर यह 3 साउंड्स करता है। माइक्रो लेवल पर यह 5 बनाता है। मास्टर्ड लेवल पर यह 7 साउंड्स क्रिएट करता था, जो उसका करंट लेवल था। जैसे ही उन्होंने मूव कंप्लीट किया, 7 लाउड थंडर साउंड सुनाई दिए, जिससे एयर वाइब्रेट करो। इतनी एनर्जी यूज करने के बाद शांति ने ब्रेथ लेने के लिए पॉज किया। उन्होंने ये भी ऐड किया कि परफेक्ट रेल में 9 थंडर साउंड स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि ज्यादा हाई एम मत करो। अगर वे आज बेसिक्स ग्रास्प कर लेते तो काफी अच्छा होता। थोड़ी देर ब्रेक के बाद चंतान ने सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन अनाउंस किया और सबको ट्राई करके फॉलो करने के लिए कहा। जिम में स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई और वे ऑकवर्ड बैटल क्राइज लगाते हुए उनकी मूवमेंट्स कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। घड़ी बहुत क्विकली निकल गई। एक एक करके स्टूडेंट्स एग्जॉशन से कोलैप्स होने लगा। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, जबकि कुछ लोग टोटली ड्रेन्ड होने के बारे में ग्रोन कर रहे थे। कुछ स्टबन लोग प्रैक्टिस करते रहे, पूछते रहे कि किसी ने ट्रिक ढूंढ लिया है या नहीं, इवन तो उनकी बॉडी थक रही थी। सो होंग के एक फ्रेंड ने अंदर पसीना पोंछते हुए कहा कि C रैंक मार्शल आर्ट सीखना बहुत हार्ड है। इधर उधर देखते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि सू होंग चले गए हैं। एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा कि क्या सू होंग ने ये ऑलरेडी सीख लिया है, बट देन ही जस्ट सोचा कि कहाँ गए थे। तभी पास में एक्साइटेड हंसी गूंज रही थी। किसी ने प्राउडली अनाउंस किया कि वह बेसिक लेवल पर पहुंच गया है। वह फ्रेंड मुड़कर देखा और देखा कि चुनशान खुद के साथ बहुत प्लीज लग रहे हैं। उन्हें जेलेसी का एक वेव आ गया। कोई सरप्राइज नहीं कि सबने चुनशान को जीनियस कहा। ये इतना अच्छा कैसे कर रहा था। प्रिंसिपल जल्दी से आगे आए, चुनशान को स्कूल के टॉप जीनियस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और चंतन से पूछा कि क्या वह उन्हें ट्रेन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स क्राउड हो गए और चुनशान को ट्रू प्रोडिजी बोल रहे थे, लेकिन चंती ऐसा लग नहीं रहा था इम्प्रेस्ड। उन्होंने कैजुअली ये कहा कि ये जीनियस होने के बेयरली काउंट होता है। अदर सिटीज में ये लेवल बस एवरेज ही था। बाद में ग्रुप अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए बाहर चले गए। चांतन ने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया कि ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थे, जिससे ट्रिप टाइम वेस्ट लग रहा था। डीप डाउन उन्हें डाउट था कि स्कूल टैलेंट से ज्यादा पैसे वाले स्टूडेंट्स पर फोकस करता है। फिर भी बेटर फील करने के लिए उन्होंने सोचा कि कम से कम एक स्टूडेंट बेसिक लेवल तक तो पहुंचता ही है, और उसे अच्छी सैलरी मिल गई। उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उन्हें सच में यहाँ कोई टॉप टियर जीनियस मिलने की उम्मीद थी। प्रिंसिपल ने साई किया और एग्री किया कि मार्शल आर्ट्स का पाथ क्रूअल है। टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सिर्फ हार्डवर्क बिना अपॉर्चुनिटी के
बस काफी नहीं था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक हवा में एक आवाज गूंज गई। दोनों फ्रीज हो गए और इमीडिएटली उस तरफ देखने लगे जहां से साउंड आ रहा था। 7 थंडर साउंड्स, 7 साउंड थंडर रश फिस्ट। उनके एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली चेंज हो गए। वे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसे स्कूल में उस लेवल का कोई हो सकता है। प्रिंसिपल और भी शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल था। उन्होंने अपने स्कूल में ऐसे किसी पर्सन के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर प्रिंसिपल को कुछ और रियलाइज हुआ। उसे उस स्टूडेंट को पहचान भी नहीं था। उस किड ने कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं की थी। अपने क्लोथ्स को देखते हुए उनका हार्ट स्किप अ बीट हो गया। वो यूनिफॉर्म क्लियरली किसी स्टूडेंट का था। उन्हें बहुत शौक लगा। अगर वे रूल्स के बारे में स्ट्रिक्ट होते तो शायद इस स्टूडेंट को अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। लेसन। शांतियन भी स्टन्ड हो गए थे। उन्होंने मुंह बंद करके कहा कि उन्होंने सिर्फ हाफ अ डे ही पढ़ाया था, फिर भी कोई मास्टर लेवल तक पहुंच चुका था। प्रिंसिपल का दिमाग ब्लैंक हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने गलत सुना? 9 साउंड्स। क्या वो वाकई 9 साउंड्स थे? शांतन बोल नहीं पा रहे थे। वो वहां चुपचाप खड़ा था, बहुत इमोशनल फील कर रहा था, लगभग रोना चाहता था। प्रिंसिपल भी ज्यादा बेटर नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बिना मनी के कोई इतना टेरिफाइंग टैलेंट रख सकता है। चांतियन को फ्रीज होते देख द प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हुआ। चांतियन ने फाइनली एक्सेल किया और कहा कि अब उन्हें समझ आ गया। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। बिना किसी जोरदार जबान के वे अपने स्टैंस में आ गए और अपनी थंडर रश फिस्ट मुझ पर मार दी। हवा में आग लग गई। आठों तरफ से तेज आवाजें गूंज रही थीं। प्रिंसिपल लगभग जम कर ही बैठे थे। 8 साउंड्स। शॉन्टेन ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। शॉन्टेन अपनी फिस्ट की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में थे। उन्होंने कहा कि उस स्टूडेंट का पंच देखकर उन्हें इंस्पिरेशन मिली जो उन्हें ईयर्स से मिसिंग थी। इसके बिना शायद वो कभी नहीं होता। अपनी लाइफ टाइम में बुकन हो गए। लेकिन फिर रियलिटी उन्हें हिट कर गई। ये सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। चांतिया ने प्रिंसिपल को अर्जेंटली कहा कि उस स्टूडेंट को जल्दी से ढूंढो। प्रिंसिपल बस इससे बाहर निकल गए और एक्चुअली रन करने लगे। अनफॉर्चुनेटली जब तक वे स्पॉट पर पहुंचे, स्टूडेंट ऑलरेडी चला गया था। सू होंग के लिए उन्होंने अपना गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया था। जाते हुए उन्होंने सोचा कि सी रैंक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना डी रैंक वड्रा फिस्ट से ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। उसका थंडर रश फिस्ट परफेक्ट रियल्म पहुंच ही चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि जल्दी से जल्दी एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ज्यादा मार्शल वैल्यू पॉइंट्स कैसे अर्न करें। हर बार अंडरग्राउंड एरिना में लाइफ और डेथ फाइट्स रिस्क करना पॉसिबल नहीं था। अगर वो नॉर्मल स्पारिंग से पॉइंट्स गेन कर पाता तो और भी बेटर होता। कुछ देर बाद ही वे अपने वर्कप्लेस रेजिंग थंडर डोजो पहुंच गए। अंदर स्टूडेंट्स यूजुअल ट्रेनिंग कर रहे थे। जब उन्होंने उन्हें देखा तो किसी ने पूछा कि आज वे क्यों आए। सू होम कैजुअली उन्होंने रिप्लाई किया कि वे बिजी नहीं थे और बस प्रैक्टिस करने आए थे। तभी हॉल में एक लाउड थड हुआ। एक स्टूडेंट को फ्लोर पर धकेल दिया गया। उनके ऊपर खड़े होकर एक और आदमी ने स्नीयर किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये क्लेम करने की हिम्मत करता है कि उसके टीचर पुअरली टीच करते हैं तो उन्हें पहले ये एडमिट करना चाहिए कि वे सीखने में बस बैड थे, बजाय इसके कि एक्सक्यूजेस बनाते। सुहोंग ने ऊपर देखकर पूछा कि क्या हो रहा है। उनके फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि सुहोंग लेटली नहीं थे, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। वो स्टूडेंट्स टीचर एक न्यू इंस्ट्रक्टर थे जो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों को नीचे देखते थे और बहुत लेजी तरीके से पढ़ाते थे। उसके ऊपर उसका डिसाइपल ली एन नाम का एक गाय भी एक्सट्रीमली स्ट्रांग था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक और स्टूडेंट गिर गया। लियान ने उन पर निगाह डाली और स्नीयर करते हुए कहा कि उन्हें इतने वीक लेवल के साथ चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि चीजें और वर्स होती, सुहोंग ने इंटरवीन किया और ली यान की रिस्ट पकड़ ली और बोला कि बस। लीन ने तुरंत उस पर घूर कर पूछा, तुम कौन हो? और उसे जाने के लिए कह रहा था। उन्होंने कहा कि अगर सुहोंग में गट्स होते तो वे एरिना में वन ऑन वन सेटल कर सकते थे। सुहोंग ने कामली अग्री कर लिया और पीछे नहीं हटे। उसी मोमेंट एक वॉइस ने इंटरप्ट किया और पूछा कि क्या नॉइज हो रहा है, और अनाउंस किया कि क्लास स्टार्ट हो रही है। ली ने अपना हैंड वापस खींच लिया और सुहोंग को स्नीयर करते हुए कहा कि इस बार वो लकी था। उसे जाते हुए देखकर सुहोंग को लगा कि यह गाय बहुत ज्यादा एरोगेंट है। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर ने बात की। उन्होंने अनाउंस किया कि आज लास्ट डे है रेजिंग को टीच करने का। सी स्पीयर टेक्निक एज यूजुअल वे इसे सिर्फ एक बार ही डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जैसे ही उन्होंने अपना स्टांस लिया, ये क्लियर था कि इंस्ट्रक्टर को नहीं लगता था कि कोई इसे सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन से सीख सकता है। फिर भी सू होंग इंटेंस फोकस से देख रहे थे। उनके लिए एक बार काफी था। जैसे ही स्पीयर हवा में उड़ रहा था, उनकी आंखें हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। जब डेमोन्स्ट्रेशन एंड हुआ तो इंस्ट्रक्टर लीव करने के लिए गए और बोले कि कितना लर्न किया वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लेंट्स तुरंत ही ब्रेकआउट हो गई। कुछ स्टूडेंट्स ने वन टाइम को कॉल किया डेमोन्स्ट्रेशन एक स्कैम है। दूसरों ने कंप्लेन किया कि बैक रो में बैठे लोगों को तो क्लियरली भी नहीं दिख रहा। लेकिन सू होंग इसका एसेंस ऑलरेडी समझ चुके थे। वह स्पीयर एक ड्रैगन की तरह मूव कर रहा था। जो समुद्र में गिर रहा था, उसकी पावर एंडलेस वेव्स की तरह आगे बढ़ रही थी।
खुद स्पीयर उठाते हुए वे मूव करने लगे। जो उन्होंने अभी देखा था उसे परफेक्टली कॉपी करते हुए। एक मोमेंट के लिए सब साइलेंट हो गए, फिर नॉइज हुआ। लोग डिसबिलीफ में स्टेयर कर रहे थे और चिल्ला रहे थे कि सू होंग ने एक्चुअली इसे सीख लिया है। और उन्होंने मटर किया कि यह पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था, इतना प्रोडिजी। और कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या वे इसे समझने के लिए बस बहुत स्टूपिड है। नॉइस की वजह से ली यान वापस आए और पूछा कि कौन टेक्निक सीख गया है। उन्होंने आइडिया पर हंस दिया। फिर उन्होंने सू होंग को देखा। सू होंग का स्पीयर स्मूथली फ्लो करते हुए देख रहा हूं। ली यान की आंखें संकुचित हो गईं। सच में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने समझ लिया है। उन्हें इंटरेस्ट का एक स्पार्क फील हुआ। ऐसे किसी को टेस्ट करना फन होगा। आगे बढ़ते हुए ली ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे उन्हें अपनी स्पीयर पर कुछ टिप्स दे दे। टेक्निक। लियान ने उनका स्पीयर पकड़ लिया, उसे घुमाया और टिप सू होंग की तरफ पॉइंट किया और सिग्नल किया कि अब आगे आओ। उन्होंने रिपीट किया कि वे उन्हें एक लेसन दिखाएंगे। सू होंग सिंपली अग्री कर गए। एक स्टूडेंट ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने वार्न किया कि लियान एक बैड पर्सन तो थी, लेकिन एक्चुअली वह बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए सू होंग को इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। सू होंग बस स्माइल करके बोले और उन्हें वरी ना करने के लिए कहा। वह अपनी स्पीयर के साथ आगे बढ़े और पोजीशन में आ गए। ली एन को देखकर उन्होंने पोलाइटली कहा कि उन्हें उनकी गाइडेंस का इंतजार है। वो सेंटेंस ने ली एन को कंप्लीटली सेट ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सू होंग एरोगेंट हो रहे हैं और डिक्लेयर किया कि वे माइक्रो लेवल पर उन्हें रेजिंग सी स्पेयर टेक्निक दिखाएंगे। सू होंग अपने स्पेयर को मूव करते हुए काम रहे। उन्होंने चुपचाप अपनी पावर कंट्रोल की, डेलिबरेटली सप्रेस करके। प्रोफिशिएंट लेवल। वे सब कुछ रिवील नहीं करना चाहते थे। वह बस ये देखना चाहता था कि उसके सामने वाला आदमी कितना रेडिकुलस एक्ट कर रहा है। सू होंग्स का स्पीयर मूव करते ही लियन फ्रीज हो गए। वो फ्लो, वो मोमेंटम, वो अनमिस्टेकेबल था। प्रोफिशिएंट लेवल रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक। चाहे कितनी भी कोशिश करे, रियलिटी जो उनके सामने थी वो चेंज नहीं होगी। सू होंग ने अपनी रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक से प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गए। उनके मूवमेंट्स क्रैशिंग वेव्स की तरह फ्लो हो रहे थे। जब उन्होंने अटैक किया तो उनका ओपोनेंट बस फ्रीज हो गया। वे अपनी आंखों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। सू होंग ही एक मार्शल अप्रेंटिस थे। अभी तक कोई रियल मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने रेजिंग सी स्पीयर को प्रोफिशिएंट लेवल तक मास्टर कर लिया था। वेटरन्स को भी ये करना डिफिकल्ट लगा था, लेकिन यह उनके सामने ही हो रहा था। सू होंग के लिए एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। हायर लेवल ओपोनेंट को डिफीट कर दिया। मार्शल वैल्यू +35। ये काम कर गया। नॉर्मल स्पारिंग में भी उन्हें पॉइंट्स मिलते थे। उन्हें हर बार डेथ का रिस्क नहीं लेना पड़ता था। स्मार्ट फाइट करके ही वह और स्ट्रांग हो सकता था। इस बीच ओपोनेंट अंदर पैनिक कर रहा था। ये इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। मैंने सालों तक ट्रेनिंग की और उसने ये इतनी फास्ट कर दिया। क्या मेरी सारी हार्डवर्क बेकार गई? वे कंप्लीटली क्रश्ड फील कर रहे थे। हालात और बिगड़ने से पहले सू होंग ने अपना स्पेयर पीछे खींच लिया। वो है, काफी हो, उन्होंने कामली कहा। तभी इंस्ट्रक्टर आ गए। उन्होंने देखा क्या हुआ और इमीडिएटली अपने स्टूडेंट को स्कोल्ड करने के लिए आगे बढ़े। उस गाय ने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसे चेहरे पर जोर से स्लैप कर दिया। अगर आप लूज नहीं कर सकते तो शाउट मत करो, उन्होंने कहा। आप रियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। क्राउड ने इसे बहुत पसंद किया। वो बंदा हमेशा स्टकअप रहता था, तो उसे हम्बल होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। इंस्ट्रक्टर ने सू होंग को अमेज्ड होकर देखा। सू होंग ने मूव एक बार ही दिखाया, बट उन्होंने उसे ऑलरेडी मास्टर कर लिया था। इवन भी कैपिटल के जीनियसेस ये नहीं कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा, आपका टैलेंट स्कैरी है। मेरा स्टूडेंट एरोगेंट है, लेकिन आपसे मिलना उसके लिए अच्छा है। वे थोड़ा सा बो हुए। लिटिल ब्रदर, मैं उसे मैनर्स सिखाने में फेल हो गया, प्लीज फॉरगिव अस। सू होंग सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदमी का एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। ये बंदा बुक पेज फ्लिप करने से भी जल्दी फेसेस चेंज कर देता है, उसने सोचा। ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलते ही वे टायर्ड फील कर रहे थे, लेकिन वो एक अच्छी टायर्ड थी। आज उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। उन्होंने थंडर मास्टर कर लिया, रश फिस्ट और रेजिंग सी स्पीयर, और उन्होंने बहुत ज्यादा मार्शल वैल्यू अर्न की। अपने हाई स्कूल कैंपस में वॉक करते हुए उन्होंने अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचा। एंट्रेंस एग्जाम जल्दी आ रहा था। रिच किड्स पहले से ही compete करने के लिए हाई ग्रेड एलॉय वेपन्स खरीद रहे थे। उन्हें भी एक चाहिए था। उन्हें अपने हाथों में स्पीयर का एहसास अभी भी हो रहा था। मैं स्पीयर के साथ ही रहूंगा, उन्होंने डिसाइड किया। उसे एक रियल एलॉय स्पीयर जल्दी से चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उनके पास अपनी आंट के मेडिकल बिल्स के लिए भी बेयरली इनफ था। एक वेपन के लिए तो दूर ही रहो, कॉस्ट 70,000 है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोई ना कोई तो तरीका तो होगा ही। सडनली लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट प्ले हुआ। एपेक्स प्रेडेटर्स जैसे फियर्स बीस्ट हर्ड पर प्रे कर रहे थे। सिटी के लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहे थे जो उन्हें नीचे ला सकते थे। सू होंग को तुरंत रियलाइज हो गया कि ये उनका चांस था। जब वे घर पहुंचे तो उनकी आंट हमेशा की तरह बिजी काम कर रही थी। उसने उससे कहा कि खुद को ज्यादा पुश ना करे, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें पैसे दे दिए थे। उनके अंकल ने उन्हें काम करने पर इंसिस्ट किया
और कहा कि जब तक वे सू होंग पर रिलाई नहीं करते अभी भी मूव कर सकता हूं। जब वे अंदर आए तो उन्होंने उनका वार्मली वेलकम किया। उन्होंने उनसे रेस्ट करने को कहा और उन्हें काम संभालने के लिए कहा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वे अभी पैसे बना सकते हैं। उनके अंकल हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यह नाइस लग रहा था, लेकिन वे बस बैठे नहीं रह सकते थे। वो उनकी डेली नीड्स के लिए पैसे कमाते रहना चाहते थे। उनकी आंट भी स्माइल कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सेव अप करना होगा ताकि सू होंग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सके। सुनकर सू होंग्स की चेस्ट एक हो गई। वे इतने टाइम से सिंपल लाइफ जीते थे। जब तक उन्होंने इतना पैसा नहीं कमा लिया कि उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वे कभी भी इतनी हार्ड वर्क नहीं करना बंद करेंगे। उस रात रूफटॉप पर उन्होंने अपना स्टेटस पैनल ओपन किया। विल्डरनेस डेंजरस था, इसलिए उसे स्ट्रांगर होना था। उसने अपनी रिमेनिंग मार्शल वैल्यू अपनी वाइटैलिटी स्टैट्स में डाल दी। उसके अंदर पावर सर्ज हो गया। उनका ब्लड रोर कर रहा था और उनकी मसल्स टाइटन हो रही थीं। नंबर 95.2 तक क्लाइंब हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बीस्ट बन गया हो, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। अब बस एक टाइनी स्टेप दूर था रियल मार्शल आर्टिस्ट बनने से। 2 डेज बाद लेट एट नाइट वे जमीन पर लेटे हुए थे। जिम फ्लोर टोटली ड्रेन था, बट उनकी आईज शाइनिंग कर रही थी। उन्होंने अपने सारे स्किल्स परफेक्ट कर लिए थे। थंडर रश फिस्ट, रेजिंग सी स्पेयर, वॉड्रा फिस्ट और फ्लोटिंग लाइट पाम। उन्होंने गहरी सांस ली। 2 डेज की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग का रिजल्ट आ गया। अब जाने का टाइम हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वे स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट बेस गए। जब वहां पहुंचे तो अमेज्ड होकर रुक गए। उन्होंने टीवी पर देखा था, पर वहां होना अलग था। उस जगह पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट की भीड़ थी। उन्होंने बाउंटी बोर्ड चेक किया। नॉन रैंक 20 की वैल्यू 300 कॉइन्स थी। टीयर 1 अर्ली स्टेज 1000 था, मिड स्टेज 3000 था और लेट स्टेज 5000 था। सू होम रूल्स को देखकर फ्राउन कर रहे थे। उन्होंने रिवॉर्ड के लिए सिर्फ लेफ्ट ईयर को प्रूफ माना। ये थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा था। पास में एक आदमी ने काउंटर पर एक ब्लडी सैक गिरा दिया। मिस, ये मेरे लिए काउंट कर लीजिए, उन्होंने कहा। बैग कान से भरा हुआ था। सडनली डोर पर कॉमोशन हो गया। इसे मूव करो, किसी ने शाउट किया। यंग मास्टर ये आ गए हैं। क्राउड साइड हो गया। सू होंग ने एक एरोगेंट लुकिंग गाय को वॉक करते हुए देखा। वो फेमिलियर लग रहा था। सू होंग फ्रॉम कर गए। वो वाइब, इसने उन्हें रिमाइंड कर दिया किसी के। लोग उनके चारों तरफ विस्पर कर रहे थे। अगर उनके अंकल बॉस नहीं होते तो अब तक डेड हो चुके होते। मैंने सुना है कि उसे रिसेंटली बीटअप कर दिया गया था। उसे वही मिला जो उसे मिलना चाहिए था। सच में? कोई बात नहीं, वो छिपे हुए हैं। सू होम ने सुना, फिर ऊपर देखा। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए मिली। उन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। हवा टेंशन हो गई। सू होम को कुछ रियलाइज हुआ। यहाँ पर बीस्ट्स ही डेंजर नहीं थे, लोग भी डेंजरस थे। उन्होंने खुद से गार्ड पर रहने के लिए कहा। जैसे ही वे गए, एक स्ट्रेंजर ने कमेंट किया कि वे कितने यंग लग रहे थे। फर्स्ट, क्या आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं? उस आदमी ने पूछा। सू होम बस नॉट कर दिए और वॉक करते रहे। उनके पीछे आदमी ने अपना हेड शेक किया। बस एक और बच्चा मरने के लिए भाग रहा है, उसने मटर किया। सू होंग विल्डरनेस में गए और चारों तरफ देखे। फॉरेस्ट शांत और पीसफुल था, बट उन्होंने अलर्ट रहना चाहा। वे एम्प्टी हैंडेड वापस नहीं जा सकते थे। 2 आवर्स बाद वे वुड्स में थे। उन्होंने पानी का एक सिप लिया, फ्राउनिंग करते हुए। कहीं भी बीस्ट नहीं है। शायद आउटर एरिया पहले ही क्लीन हंट हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि और भी फास्ट मूव करेंगे और आगे भी जाएंगे और डीप। अचानक उनका फेस चेंज हो गया। एक मैसिव शेप ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये बहुत बड़ा और स्कैरी था, एग्जैक्टली जैसे बुक्स में होता है। एक फेरोशियस बीस्ट। सू होंग को तुरंत पता चल गया कि क्या है। एक आजियोर मूनवुल्फ, एक टीयर, एक अर्ली स्टेज बीस्ट। ये लाल आंखों से उसको देख रहा था, दांत दिखा रहा था और भौंक रहा था। जरूर भूख लगी थी। वुल्फ क्राउच कर गया, जंप करने के लिए रेडी। सू होंग ने डीप ब्रेथ लिया और रेडी हो गए। अब फाइट करने का टाइम हो गया था। जैसे ही वुल्फ ने उसे बेयर क्लॉ से हमला किया, सू होंग ने एक स्प्लिट सेकंड में रिएक्ट किया। उन्होंने अटैक साइड स्टेप कर दिया और ड्राइव किया। लाइटनिंग चार्ज पंच उसके गट में सीधा लगा। इंपैक्ट से बीस्ट उड़ गया। उसका मैसिव बॉडी एक ट्री से हेवी थड के साथ स्लैम हो गया। वुल्फ जमीन पर पैरालाइज होकर गिर गया। सू होंग उस पर टिके हुए थे। उनके फिस्ट्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्क्स अभी भी क्रैकलिंग कर रही थी। उनके कांपते हाथों को देखकर उन्हें अपने अंदर पावर सर्ज होते हुए महसूस हुआ। असल फेरोशियस बीस्ट से लड़ना उन्होंने जितना इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा थ्रिलिंग था। एक हिट में टीयर एक अर्ली स्टेज बीस्ट को टेक डाउन करके उनका ब्लड पंपिंग हो गया। अगर ये इतना इजी था तो उन्होंने सोचा कि मिड स्टेज बीस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। तभी उन्हें मूवमेंट का पता चला। शैडोज से एक मैसिव फिगर सामने आया। फॉरेस्ट में एक लो ग्रॉल गूंज रहा था। वो एक रेजिंग ब्लैक बेयर था। एक टीयर, एक मिड स्टेज बीस्ट। ये तुरंत चार्ज हो गया, सोचकर कि उसे एक इजी स्नैक मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि वो टकरा पाता, एक ब्लर ऑफ मोशन ने उसे हिट कर दिया। एक हैवी लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड फिस्ट बेयर पर आ गई, जिससे वह सीधा जमीन पर गिर गया। सू होंग काम होकर अपनी स्ट्रेंथ से बीस्ट को ड्रॉप कर दिया था। स्लोली एक्सहेल करते हुए
उन्हें रियलाइज हुआ वह कितना पावरफुल हो गया था। अगर वो किसी टीयर 2 बीस्ट से नहीं टकराते तो सेफ थे यहाँ। वो 3000 और बाउंटी सिक्योर था। सडनली एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। उनकी एक्यूमुलेटेड मार्शल वैल्यू फाइनली काफी थी जिससे वे एक मार्शल आर्टिस्ट बन पाए। सू होंग्स का दिल तेज धड़क रहा था। वो थ्रेशोल्ड पर थे, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही एक टेरिफाइंग वॉर ने फॉरेस्ट को हिला दिया। प्रेशर बहुत ज्यादा था जिससे उनकी स्किन क्रॉल कर रही थी। उनका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। वह नॉइस की तरफ मुड़ा, अपनी आंखें संकुचित कर ली। जो भी साउंड बना वो पहले कभी किसी भी चीज से ज्यादा स्ट्रांग था। उनके माइंड में क्यूरियोसिटी और कॉशन लड़ रहे थे, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वह चुपचाप रॉर की तरफ बढ़ा। एक ऊंची रॉक फॉर्मेशन पर पहुंचकर उन्होंने बेटर व्यू के लिए ऊपर चढ़ गए। उन्होंने जो देखा उसने उनकी सांस रोक दी। पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक स्केल्ड सर्पेंट कॉइल था। ये एक टेयर, एक लेटेस्ट एज बीस्ट था, एक ब्लैक जेड पाइथन। इसका साइज बहुत मैसिव था और इसका ऑरा टेरिफाइंग था। पास में कुछ लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन क्लियरली वे हार रहे थे। एक एक करके वे पूरी तरह से ओवरपावर्ड होकर टॉस डिसाइड कर दिए गए। सुहोन देख रहे थे, दिल धड़क रहा था। ये तो पूरी तरह से डिफरेंट लेवल था। अचानक उनकी इंस्टिंक्ट्स चिल्ला उठी, डेंजर। वे बिल्कुल टाइम पर साइड में कूद गए। उस बीस्ट की स्पाइक टेल वहीं गिर गई जहां वे खड़ा था और जमीन क्रैकिंग हो गई। वह क्रीचर सेटिस्फाइड नहीं था। यह बहुत फ्यूरियस था कि उसका प्रे डॉज कर गया। सू होंग ज्यादा दूर नहीं जा पाए। फिर से जंप करना पड़ा, एक स्वीपिंग स्ट्राइक से बचकर। फिर भी अटैक इतना फास्ट था कि उन्हें थोड़ा जोल्ट लगा। उनके बॉडी में दर्द हो रहा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि यह चीज कितनी फास्ट है। बैलेंस रीगेन करते हुए उन्होंने देखा कि पास में एक इंजर्ड फाइटर था जो मूव नहीं कर पा रहा था। अपने दर्द को इग्नोर करते हुए सू होंग ने गिरते हुए फाइटर का वेपन पकड़ लिया और चुपचाप बोला कि वह इसे 1 सेकंड के लिए बोरो करेगा। वह बीस्ट की तरफ वापस मुड़ गया। पाइथन सीधा खड़ा हो गया, जॉज वाइड ओपन, फिर से अटैक करने के लिए रेडी। सू होंग बस बच ही गए और टाइम पर रोल अवे कर गए। उठते बैठते उनका दिमाग दौड़ने लगा। एक टीयर 1 लेटेज बीस्ट यूजुअली एक पूरी टीम को डिफीट करना है, फिर भी एक हेड ऑन से लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके स्किल्स अब परफेक्टेड हो गई थी। अपने वॉइड स्टेप से वो ब्लाइंडिंग स्पीड से अटैक्स डॉज करते हुए इधर उधर भागे। ओपनिंग देखकर उन्होंने रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक से स्पीयर को आगे बढ़ाया। टिप ने बीस्ट के स्केल्स में पियर्स कर दिया, जिससे वह फ्यूरी में रोर करने लगा। पाइथन ने जोरदार तरीके से थ्रैश किया, पेन से एनरेज्ड होकर। सू होंग रुके नहीं, उसने फिर से अटैक किया, फ्लूइड और प्रिसाइज, मॉन्स्टर को फ्रेंजी में धकेलते हुए। फिर भी उन्हें पता था सच्चाई, इतनी बड़ी बॉडी के साथ किलिंग ब्लो लगाना इजी नहीं होगा। साइज डिफरेंस की वजह से वाइटल स्पॉट पर हिट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। उन्होंने खुद को पेशेंट रहने के लिए रिमाइंड करवाया। उन्हें पहले वीकेंड होना पड़ा और राइट मोमेंट का वेट करना पड़ा। तभी बीस्ट ने फिर से लैश आउट किया। उसका मैसिव बॉडी ओवरवेलमिंग फोर्स से उसके तरफ क्रैश कर रहा था। सू होंग ने एक परफेक्ट थंडर्स फिस्ट मारा। एक्सप्लोसिव फोर्स ने बीस्ट को सीधा रोक दिया। दोनों के बीच में एक शॉक वेव हवा में रिपल हुई। पीछे मुड़कर सू होंग को पता था कि लैंडिंग के बाद उन्हें क्लोज नहीं रहना। उन्हें इमीडिएटली पुल बैक करना पड़ा और कोई और ओपनिंग ढूंढना पड़ा। ऐसे क्रीचर के अगेंस्ट एक मिस्टेक डेथ का मतलब था। उनकी ब्रीदिंग और भी हैवी हो रही थी। ये फाइटिंग स्टाइल बहुत एग्जॉस्टिंग था, लेकिन ये उनका ओनली सेफ ऑप्शन था। लेकिन पाइथन भी टायर्ड था। इसके मूवमेंट स्लो हो रहे थे। बीस्ट अपनी लिमिट के पास पहुंच रहा था, बस थोड़ा और। उन्होंने सोचा, अगर मैं ऐसा करता रहा तो मैं जीत सकता हूं। उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए खुद को तैयार किया। आंखें बीस्ट पर टिकी हुई हैं। अचानक उनके स्पाइन में ठंडक दौड़ गई। कुछ तो गलत था। कुछ कहने से पहले ही साइड से एक वायलेंट फोर्स उन पर आ गिरी। वह हवा में उछलते हुए जमीन पर जोर से गिर गया। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने खुद को रोल ओवर करने के लिए मजबूर किया और एक फॉलो अप अटैक को बेयरली ब्लॉक किया। इम्पैक्ट ने उनके बोन्स को हिला दिया। उन पर एम्बुश हो गया था। पैरों में दर्द होने पर उन्होंने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कई फिगर्स शैडोज से बाहर आए। एक ने जोर से हंसा, उसे मॉक करते हुए। कैसा फील हो रहा है? ऑफ गार्ड हो गए क्या? शायद आपको ब्लैक जेड पाइथन हमें हैंडओवर कर देना चाहिए। सू होंग की आंखें संकुचित हो गईं जब उन्होंने स्पीकर को पहचाना। उनका दिल डूब गया। रियल ट्रबल आ गया था। सू होंग एक टाइट स्पॉट में आ गए क्योंकि उनके साथ एक बड़े गूंस के ग्रुप ने बैड हिस्ट्री बना रखी थी और वे घिर गए। लीडर ने मजाक में कहा कि जब उन्होंने सू होंग को अकेले सिटी से जाते हुए देखा तो उन्हें श्योर था कि सू होंग यहीं मर जाएगा। उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू होंग के पास इतनी अच्छी लक होगी। सू होंग ही नहीं थे, बच गया, लेकिन उसने एक हेविली इंजर्ड ब्लैक जेट जायंट पाइथन को भी लूट कर लिया। लीडर ने नियर बाय पाइथन को देखा जो जिंदा रहने के लिए मुश्किल से ही संघर्ष कर रहा था और सोचा कि यह उसके लिए सब कुछ लेने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सुआम को रियलाइज हुआ कि उस आदमी ने पाइथन पिक करने की बात कही थी तो वे अभी ही आए होंगे। उन्होंने नोट किया कि वे सभी 5 लोग मार्शल आर्टिस्ट थे।
नंबर्स उसके अगेंस्ट थे तो उन्हें पता था कि वो उन सबसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता। अचानक एक थग ने उन पर फिस्ट उठाकर अटैक कर दिया। उन्होंने चिल्लाया कि यंग मास्टर, ये पाइथन चाहिए था, और पूछा कि सू होंग अभी तक भाग क्यों नहीं गया। सू होंग डिसरिस्पेक्ट से अनॉयड हो गए और उन्होंने अपने हैंड में बहुत ज्यादा ऑरा चैनल कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि पहले उन्हें वापस इसलिए रोका गया था क्योंकि एक स्नीक अटैक हुआ था, और उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें सीरियसली लगता था कि वे उन्हें बीट नहीं कर सकते। सू होंग ने एक पंच मारा जो डायरेक्टली एनिमी के फिस्ट से टकराया और एनर्जी का एक शॉक वेव रिलीज हुआ। वह गून अचानक फोर्स से स्टंड हो गया और रियलाइज किया कि कैसे टेरिफाइंग सू होंग की पावर असल में क्या थी। सू होंग यहीं नहीं रुके, उसने सीधा पंच उस आदमी के फेस पर मारा और उसे बाकी ग्रुप की तरफ उछाल दिया। लीडर ने मूव को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया, वो पावरफुल वज्र फिस्ट थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये वही मिनोटॉर थे। लीडर जेन्युइनली इंप्रेस थे स्ट्रेंथ के डिस्प्ले से, लेकिन सू होंग ने लीडर को रिकॉग्नाइज कर लिया। व्हाइट फॉक्स था। व्हाइट फॉक्स ने क्लेम किया कि सू होंग ने उसे ह्यूमिलिएट किया था क्राउड के सामने, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया था। मेमोरी से फ्यूरियस होकर व्हाइट फॉक्स ने डिसाइड किया कि अब ये स्लाइड नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने आदमियों को सू होंग को तुरंत नीचे उतारने का ऑर्डर दिया। ग्रुप अपने वेपन्स निकालते हुए आगे बढ़ गया। सू होंग ने जल्दी से अपना स्पीयर पकड़ लिया और दूर जाने के लिए वाइल्ड में डैश कर गए। व्हाइट फॉक्स ने उसे एस्केप करने नहीं दिया और सबको चेस करने का ऑर्डर दिया और सू होंग के पीछे भागते हुए पैक को लीड किया। वे विल्डरनेस में हर पॉसिबल हाइडिंग स्पॉट चेक करते हुए स्कावर कर रहे थे। एक बंदा उन्होंने कंप्लेन किया कि उन्हें मिल नहीं रहा है और दूसरे ने वार्निंग दी कि आगे का डेंस वुड्स एम्बुश के लिए परफेक्ट है और सबको अलर्ट रहने के लिए कहा। लेकिन उनमें से एक कॉकी बना रहा। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग उनके साइड में थे तो एक गाय से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक मोमेंट में ब्लाइंडिंग स्पीड से उनके पीछे एक फिगर फ्लैश हुआ। वह गून घूम गया और वहीं खड़ा सू होंग था। सू होंग ने एक क्रशिंग पंच मारा जिससे आदमी हवा में उछलता हुआ नीचे गिर गया। उनके लीडर के सामने वो बंदा तो बिल्कुल नॉकआउट आउट हो गया था। लीडर शॉक्ड हो गए थे और सोच रहे थे कि सू होंग इतनी फास्ट कैसे मूव कर सकता है। व्हाइट फॉक्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस ब्रूटल अटैक को देखकर बाकी ग्रुप ने क्विकली एक डिफेंसिव सर्कल बना लिया, नेक्स्ट होने से डरते हुए। एक गून ने मूव को 9 इकोस थंडर रश फिस्ट बताया और कहा कि टीयर 3 के मार्शल आर्टिस्ट को भी इसे परफेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। व्हाइट फॉक्स फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उन पर चिल्लाया कि शट अप करो। इंटरनली वह पैनिक कर रहे थे, सोच रहे थे कि वज्र फिस्ट और थंडर रश फिस्ट दोनों मास्टर करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। उसे सच में डर आने लगा था। अगर उन्हें पता होता कि सू होंग अभी ऊपर एक ट्री में हाइड होकर उनकी हर मूव देख रहे हैं तो उनका फियर और बढ़ जाता। सू होंग के लिए वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कैट रैट्स का शिकार कर रही हो। उसे लगा कि अगर उसने पाइथन से पहले इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं की होती तो उसे सीधे क्रश कर देता। उसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए अपनी स्पीयर फेंकी और फिर एक एक करके उन्हें पिक ऑफ करने का प्लान बनाया। स्पीयर पास में जमीन पर गिरकर पूरे ग्रुप को चौंका दिया। जब वे स्पीयर से डिस्ट्रैक्ट हुए, सू होंग नीचे उतरे, एक गून को पकड़ लिया और अटैक कर दिया। इंस्टेंट स्ट्राइक के बाद वे वापस शैडोज में चले गए। बाकी गून्स अब कंप्लीटली टेरिफाइड हो गए थे। उन्हें लगा कि साथ रहने से भी इस इंटेंस इंसान के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। उन्होंने यंग मास्टर ई से रिक्वेस्ट की कि वे वहां से चले जाएं क्योंकि बच्चा बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लीडर ने सुनने से मना कर दिया। व्हाइट फॉक्स का ईगो उसे नहीं करने देता था। भागो, वो अपनी पावर प्रूव करना चाहता था, इवन दो डीप डाउन वो स्कैर्ड था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें आज सू होंग को किल करना है। इस बीच सू होंग इतनी तेज दौड़ रहे थे कि वे उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे। सडनली जब व्हाइट फॉक्स अभी भी बात कर रहे थे, सू होंग रश करके आगे बढ़ गए। लीडर के रिएक्ट करने से पहले ही एक और गून को पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया। जैसे पहले हुआ था, अटैक के तुरंत बाद सू होंग गायब हो गए। व्हाइट फॉक्स का पैनिक फ्रस्ट्रेशन में बदल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि ये किड इतना ज्यादा कैसे बन गया। कुछ ही डेज में स्ट्रांग हो जाएगा, ये अनरियल लग रहा था। फिर एक ब्लर उनके पीछे से आया। व्हाइट फॉक्स घूम गया पर कुछ भी नहीं दिखा। उसने कर्स किया और मानने से मना कर दिया कि सू होंग उसे ऑफ गार्ड कैच कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, सू होंग उनके सामने आ गए, स्ट्राइक करने के रेडी। व्हाइट फॉक्स इंस्टेंटली रिएक्ट किया और घूमकर चिल्लाया कि अभी तक उसे बीटन नहीं किया गया है। उसने अपने हाथ में मैजिक ऑरा इकट्ठा किया और स्ट्राइक किया और चिल्लाया कि ये वॉइड ब्रेकिंग फिंगर है। सू होंग ने स्मूथ मूवमेंट से अटैक डॉज कर लिया। वो ट्री उनके पीछे हिट लगा। व्हाइट फॉक्स के अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा था। ट्री ट्रंक पूरी तरह से शैटर हो गया। व्हाइट फॉक्स ने हिम्मत नहीं हारी। सू होंग को डॉज करते हुए देखकर उसने बीम आफ्टर बीम फायर किए और बार बार अपने अटैक का नाम लेते हुए। चाहे कितनी भी बार उन्होंने फायर किया, सू होंग बहुत फास्ट थे और हर शॉट अवॉइड कर गए। डॉज करते हुए सू होंग ने पावर एनालाइज किया और सोचा कि स्किल कम से कम बी रैंक का ही होगा। उन्हें यह इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वे इसे बाद में सीखना चाहेंगे। व्हाइट फॉक्स हाउएवर था पागल हो रहा है। उनकी फिंगर ब्लू ऑरा से ग्लो कर रही थी।
जब उन्होंने स्क्रीन किया कि सू होंग एक परमानेंट एनिमी बना चुके हैं। उसने धमकी दी कि एक बार जब वह वापस आ जाएगा तो सू होंग की पूरी फैमिली को मिटा देगा। जब सू होंग ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट थ्रेट सुनी तो उनके अंदर कुछ टूट गया। उनकी फैमिली को थ्रेट करना कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। गुस्से से भरा हुआ वह डॉज करना बंद कर दिया और सीधा व्हाइट फॉक्स की तरफ बढ़ गया। व्हाइट फॉक्स ने अपने बैकग्राउंड के बारे में बोस्ट करके उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसका अंकल उस में सुपरवाइजर था। मार्शल आर्टिस्ट बेस और उनके फादर एक वीआईपी थे। सू होंग उनके सामने ही थे और टेरिफाइंग प्रेशर डाल रहे थे। सू होंग पहले साइलेंट रहे, अपनी पावर पर ही डिपेंड करते रहे। जैसे ही उन्होंने एक मैसिव पंच मारा, उन्होंने फाइनली बात की और व्हाइट फॉक्स को बताया कि जब वे एरोगेंट एक्ट करते थे तब वे बेटर लगते थे। उन्होंने कहा ये बेगिंग उन्हें सूट नहीं कर रही थी, लेकिन वे इसे एंड करके एंजॉय करने वाले थे। सू होंग ने व्हाइट फॉक्स को सीधे फेस पर पंच मार दिया, जिससे वह पीछे हट गए। इसके पीछे की पावर ब्लो बहुत ओवरवेलमिंग था। व्हाइट फॉक्स को फॉरेस्ट में बहुत दूर तक उड़ाकर ले जाया गया और वो ट्रीज से टकराकर जमीन पर गिर गया। इम्पैक्ट से डस्ट और स्मोक पूरी हवा में भर गया। जब सब शांत हुआ, सू होंग फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़े। उनके बॉडी पर एक रेड ऑरा था। उन्होंने व्हाइट फॉक्स बताया कि उन्हें अपनी फैमिली को थ्रेट के तौर पर कभी यूज नहीं करना चाहिए था। जमीन पर टूटे फटे और खून से लथपथ व्हाइट फॉक्स ने डिसबिलीफ में पूछा कि सू होंग इतना स्ट्रांग क्यों है। उन्होंने इंसिस्ट किया कि यह इम्पॉसिबल था क्योंकि सू होंग नहीं थे, तो भी सपोज टू बी अ मार्शल आर्टिस्ट है। अचानक उसके पीछे वाला जायंट पाइथन नॉइज सुनकर व्हाइट फॉक्स की तरफ देखता है और उसकी आंखों पर ठंडक दौड़ गई। जैसे ही पाइथन ने अपनी मैसिव टेल स्विंग की और अपने जॉज वाइड ओपन करके स्ट्राइक किया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। व्हाइट फॉक्स को बाहर निकालने के बाद पाइथन ने अपना पूरा अटेंशन सू होंग पर लगा दिया। सू होंग को रियलाइज हुआ कि गून से फाइट करना बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जिससे जायंट पाइथन अपना स्टैमिना रिकवर कर पा रहा है। अब उन्हें बीस्ट से फिर से फाइट करना पड़ा, बट दिस टाइम उनकी एनर्जी कम हो रही थी। मार्शल आर्टिस्ट का ग्रुप अपनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद फ्यूमिंग हो रहा था। उनमें से एक ने कर्स किया और उस किड को बुलाने लगा जिसने उन्हें बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके से बीट किया था। एक और इधर उधर देखकर पूछने लगा कि यंग मास्टर ही कहाँ है, ताकि पता चल सके कि वो किड को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं या नहीं। तभी उन्होंने उस सेम यंग मैन को स्पॉट किया जिसने उन्हें डिफीट किया था, और वो फिर से स्ट्रेट उनके पास आ रहा था। ये सोचकर कि वे वापस आ गए हैं एक और राउंड के लिए, उन्होंने तुरंत फाइट के लिए प्रिपेयर कर लिया। आखिरकार वह ब्रैड अपना फेस दिखा। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा और दूसरे ने इस बार उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन सुहोंग को उनसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे कामली आगे बढ़ते रहे और उनसे कहा कि वे उनके रास्ते से हट जाएं। एक मोमेंट बाद उन्हें समझ आ गया कि वे क्यों रन कर रहे थे। एक बहुत बड़ा गुस्से में भरा जायंट पाइथन उनके पीछे पीछे आ रहा था। ये साइड देखकर वे सब टेरर से स्पीचलेस हो गए। पाइथन ने सू होंग पर अटैक किया, लेकिन अपने स्पीयर के साथ डेफली लीप असाइड करके डेडली स्ट्राइक से बच गए। अनफॉर्चुनेटली दूसरा मार्शल आर्टिस्ट इतना क्विक नहीं था। पाइथन ने उसे पकड़ लिया। उसकी जगह सू होंग के लिए एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। ओपोनेंट मार्शल आर्टिस्ट को इनडायरेक्टली नीचे गिरा दिया गया। प्लेजेंट 30 मार्शल वैल्यू है। पाइथन ने फिर से अटैक किया और एक और आदमी को पकड़ लिया जो एस्केप नहीं कर पाया। एक सेकंड नोटिफिकेशन आया सेम मैसेज के साथ, जिससे सू होंग को 30 मार्शल वैल्यू और मिल गया। सू होंग सरप्राइज्ड हो गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि जब वे फाइनल ब्लो नहीं दे रहे होते तब भी वे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। पाइथन ने तुरंत अपना अटेंशन वापस सू होंग की तरफ कर दिया और अपनी पावरफुल टेल से उन पर अटैक कर दिया। वह अटैक के ऊपर से लीप कर गया। बीस्ट के क्लेवर फुल बॉडी स्ट्राइक से बचने के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही वे भागे और डॉज किए, सू होंग को रियलाइज हुआ कि उनके पास इतने सारे पॉइंट्स थे कि अब वे एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। ट्रीज के बीच से जाते हुए सू होंग ने पाइथन को आसानी से आउटमैनूवर कर दिया। जैसे ही वे भागे, उन्होंने एरिया स्कैन किया, सोचते हुए कि उन्हें अपनी ब्रेक थ्रू के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी है। तभी उन्होंने आगे कुछ देखा, एक छोटी सी केव। ये परफेक्ट शेल्टर था जो उनके पास था। एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो पाइथन से सेफ रहे और अपनी एडवांसमेंट पर फोकस कर सके। परफेक्ट, उसने सोचा और तुरंत केव के एंट्रेंस की तरफ भागे। पाइथन अभी भी हॉट परस्यूट में एक लास्ट टाइम लंच किया, लेकिन सू होंग निक ऑफ टाइम पर केव की सेफ्टी में डाइव कर गए। पाइथन उसके पीछे पीछे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इतनी बड़ी बॉडी ओपनिंग में नहीं बैठ पा रही थी और वह एंट्रेंस पर ही स्टक हो गया। ट्रैप्ड एंरेज्ड होकर पाइथन बस फ्रस्ट्रेशन में रोर कर रहा था। अंदर सू होंग, उन्होंने कामली अपने सिस्टम पर ध्यान लगाया। उन्होंने अपना स्टेटस विंडो ओपन किया। इसमें उनकी 96 की वाइटैलिटी, 23 की स्पिरिट और 3% फिजिक मॉडल बॉडी दिखाई गई। उनकी सारी स्किल्स, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट, वॉड्रा फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम और वाइड स्टेप सब परफेक्ट लेवल पर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी मार्शल वैल्यू सॉलिड 504 पर थी।
बिना सोचे माइनस समझे उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स अपने स्टैट्स में डाल दिए और मेंटली सिस्टम को फास्टर जाने के लिए अर्ज किया। उनका गोल था कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर लें। उन्होंने अपनी वाइटैलिटी पर फोकस किया और जैसे जैसे पॉइंट्स आते गए उनकी बॉडी में एक इंटेंस हीट फैल गई, जैसे उनके वेन्स में मैग्मा फ्लो हो रहा हो। कुछ ही मोमेंट्स में उनकी वाइटैलिटी 100 पर पहुंच गई। केव के बाहर ट्रैप पाइथन को भी एयर में एक टेरिफाइंग चेंज का एहसास हुआ। एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल हो गया। टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट सू होंग को पावर का सर्ज फील हुआ और उन्होंने सोचा, आई फाइनली बिकम अ रियल मार्शल आर्टिस्ट। उसने अपनी फिस्ट क्लेंच कर ली, पावरफुल फील कर रहा था, ऑरा उसे एनवेलप कर लेती है। स्ट्रगलिंग पाइथन को देखते हुए उन्होंने डिक्लेयर किया, नाउ इट्स माय टर्न। पहली बार पाइथन को जेन्युइन फियर फील हुआ। ये डेस्परेटली केव एंट्रेंस से अपना बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, बस एस्केप होना चाहता था। लेकिन सू होंग ने उन्हें ऐसा कोई चांस नहीं दिया। उसने अपनी न्यूली गेन्ड स्ट्रेंथ को एक इनक्रेडिबली पावरफुल पंच में चैनल किया। एंट्रेंस में फंसे होने के कारण पाइथन के पास अटैक से बचने का कोई रास्ता नहीं था। पंच ने ट्रेमेंडस फोर्स से कनेक्ट किया, जिससे मैसिव बीस्ट पीछे की तरफ उड़ गया। दुख से भरा रोना, उस लड़के के साथ जो था उससे बहुत ज्यादा पावर था और वो लड़का बिल्कुल अलग था। लेकिन सू होंग अभी तक डन नहीं हुए थे। पाइथन रिकवर भी नहीं कर पाया तब तक वो मूव कर रहा था। वो हवा में उछलकर बीस्ट के मैसिव बॉडी पर लैंड कर गया। अपने पावरफुल रोर के साथ उन्होंने वज्रा फिस्ट अटैक्स की एक फ्लडी अनलीश कर दी। हर पंच डेविस्टेटिंग फोर्स से लगा, जिससे जायंट स्नेक जमीन पर गिर गया। बार बार इंपैक्ट्स की वजह से ग्राउंड क्रैक और शैटर हो गया। पाइथन ने थ्रैश कर दिया बहुत ज्यादा, लेकिन रिलेंटलेस असॉल्ट से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गया था। फाइनली एक लास्ट अर्थ शैटरिंग ब्लो के साथ पाइथन पूरी तरह से स्टिल हो गया। बैटल की शेयर फोर्स से हवा में डस्ट और स्मोक भर गया था। जब ये फाइनली सेटल हुआ, सू होंग जीत के साथ उस डिफीटेड जायंट पाइथन पर खड़े थे। उन्हें +92 मार्शल वैल्यू के लिए नोटिफिकेशन आया। सू होंग ने रिफ्लेक्ट किया कि पाइथन ऑलरेडी इंजर्ड था, लेकिन उसकी न्यू स्ट्रेंथ की वजह से वह उसे हेड ऑन फेस कर पाया, जो कुछ मोमेंट्स पहले इम्पॉसिबल होता। फिर उनके थॉट्स रिवॉर्ड की तरफ मुड़ गए। यूजुअली किल का प्रूफ के लिए आपको बीस्ट का लेफ्ट ईयर कट करना पड़ता था, लेकिन स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते। वे मोमेंटरली स्टंट थे कि क्या करें। उन्होंने बाद में वरी करने का डिसाइड किया और वापस चलना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट अब बिल्कुल ईरिली क्वाइट था। इस केओटिक चेस का ओनली एविडेंस उसके बाद का डिस्ट्रक्शन का ट्रेल ही है। जैसे ही वे वॉक कर रहे थे, उन्हें उन मेन की बॉडीज मिले जिन्होंने उन्हें एम्बुश करने की कोशिश की थी। उनका स्टेट देखकर लाइकली अदर विक्टिम्स ऑफ द पाइथन सू होंग ने कमेंट किया कि उन्हें बहुत इजी मिल गया। फिर उनका माइंड उनके लीडर द्वारा यूज की गई हाइल मार्शल टेक्निक पर चला गया। उनकी सर्च पे ऑफ हो गई। उन्होंने योंग एएडीएस बॉडी पर एक मैनुअल ढूंढा, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर। उन्होंने पढ़ा, उनके फेस पर इंटरेस्ट का लुक था। ये तो बढ़िया हो रहा है। तुरंत जाने के बजाय उन्होंने केव के पास रहने का डिसाइड किया। उन्होंने एक फायर लगाई और अपने नए प्राइस को स्टडी करने के लिए मैसिव पाइथन कार्कस के पास बैठ गए। उन्होंने मैनुअल स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और अपनी एनहांस्ड एबिलिटीज से क्विकली वॉइड ब्रेकिंग फिंगर के लिए पूरी इंट्रोडक्टरी मेथड मेमोराइज कर ली। अब बस बाकी था कि उनके सिस्टम को यूज करके इसे रिकॉर्ड टाइम में मास्टर कर लिया जाए। जैसे ही उन्होंने सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग स्टार्ट की, उनके सामने उनका एक क्लोन दिखाई दिया जो फाइट के लिए रेडी था। क्लोन ने हिचकिचाया नहीं, तुरंत उस पर वॉइड की फिंगर से अटैक कर दिया। क्लोन के साथ स्पॉरिंग करके सू होंग की टेक्निक की मास्टरी बहुत बढ़ गई। 51%, 63%, 77% और फिर 93% तक रैपिडली क्लाइम कर गई। थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन कंफर्म हुआ कि उनकी वॉइड ब्रेकिंग फिंगर बेसिक रैम तक पहुंच गई है और नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है। ट्रेनिंग के बाद सू होंग पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गए थे। उन्होंने खांसते हुए कहा कि बी रैंक स्किल होने के नाते बेसिक रेलम तक पहुंचना भी उनके बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल रहा था। फिर सिस्टम ने उन्हें एक रियल मॉन्स्टर ढूंढने के लिए प्रॉम्प्ट किया ताकि वे अपनी न्यू पावर टेस्ट कर सके। 3 डेज बाद सू होंग एक नए चैलेंज के सामने खड़े हुए, एक मैसिव रोरिंग बेयर लाइक मॉन्स्टर। उन्होंने अपनी न्यू स्किल टेस्ट की, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर यूज करके बीस्ट हेडन से फाइट की और इवेंचुअली वह जीत गया। टफ बैटल के बाद सू होंग को लगा कि उन्होंने फाइनली स्किल मास्टर कर लिया है। ये पावर डेफिनेटली बी रैंक मार्शल स्किल के लिए वर्दी है। उन्होंने सेटिस्फैक्शन के साथ कहा। सिस्टम नोटिफिकेशन में कंफर्म हुआ कि वॉइड ब्रेकिंग फिंगर परफेक्ट लेवल पर पहुंच गया है। अपनी न्यू पावर सिक्योर होने के बाद सू होंग ने डिसाइड किया कि अब वापस जाने का टाइम हो गया है। मार्शल आर्टिस्ट बेस में वापस मिशन काउंटर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और सब जोर जोर से बातें कर रहे थे। एक्साइटमेंट। क्राउड में किसी ने शॉक में एक्सक्लेम किया, 2,30,000। एक और पर्सन ने रिमार्क किया कि थंडर स्क्वाड बहुत ही स्किल्ड होगा इतने सारे फेरोशियस बीस्ट्स को मारने के लिए।
तीसरे ने यह भी कहा कि ऐसे हॉल में काम करना ज्यादातर लोगों के लिए कई मंथ्स की हार्ड वर्क के बराबर होता है। किसी और ने किल्स की क्वालिटी पॉइंट आउट की और बताया कि सारे टियर 1 बीस्ट थे, एक भी नॉन रैंक नहीं था और कुछ हाई स्टेज मॉन्स्टर्स भी थे। जैसे ही क्राउड थंडर स्क्वाड के स्कोर पर मावल कर रहा था, रिसेप्शनिस्ट ने टर्न किया सुहोंग्स के ट्रॉफीज के पाइल के लिए। जब उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 72 टियर 1 इनिशियल स्टेज बीस्ट्स, 83 मिडिल स्टेज, 17 हाई स्टेज, टोटल रिवॉर्ड 46,000 ब्लू स्टार कॉइन्स। रिएक्शन देखकर सू होंग को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ज्यादा ही कर दिया। इतना बड़ा हॉल बहुत ज्यादा कॉन्स्पिकस था। वे बस यही होप कर सकते थे कि इससे अनवांटेड ट्रबल ना आए। क्राउड ने तालियां बजाईं। नंबर इतना स्टैगरिंग था कि लोगों को बिलीव ही नहीं हुआ जो वे सुन रहे थे। जैसे सू होंग ने बनाया था, स्टंड क्राउड के बीच से उनका रास्ता बेस एंट्रेंस पर अचानक कमोशन हो गया। लोग सोच रहे थे कि इतने सारे हाई मार्शल आर्टिस्ट के साथ बेस पर अटैक कैसे हो सकता है, और साथ ही शाउट्स भी आ रहे थे। कमोशन किसी अटैक से नहीं बल्कि किसी इंपॉर्टेंट फिगर के फोर्सफुली अराइव होने से हुआ था। क्राउड अलग हो गया और एक आदमी गार्ड्स के ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहा था। वो ये थे जो बेस के इंचार्ज थे और युंग एह माइनस के अंकल भी। उन्होंने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ अपने आदमियों को पूरा बेस ब्लॉकेड करने का ऑर्डर दिया। डोंट लेट मत बोलो, सिंगल फ्लाई एस्केप, उन्होंने कमांड किया। उनके गार्ड्स तुरंत ऑर्डर कैरी आउट करने के लिए आगे बढ़े। एक और सुपरवाइजर जल्दी से यीची से पूछा कि क्या चल रहा है। यीची की वॉइस कोल्ड थी जब उन्होंने रिप्लाई किया, मेरा नेफ्यू यांग और उसके साथ वाले 4 मार्शल आर्टिस्ट सब मर चुके हैं। क्राउड में एक शॉक्ड साइलेंस छा गई। लोगों ने डिसबिलीफ में विस्पर करना शुरू कर दिया कि यंग मास्टर योंग और उनका पूरा ग्रुप वाइप्ड आउट हो गया है। लेकिन सब सैड नहीं थे। एक आदमी चुपचाप बोला कि ये एक अच्छा किल था क्योंकि योंग ने लगभग बेस पर सब लोग। एक और ने कहा कि अगर उनके पावरफुल अंकल नहीं होते तो किसी ने उन्हें बहुत पहले ही डील कर लिया होता। विस्पर्स को इग्नोर करते हुए यिची ने लॉकडाउन का रियल रीजन अनाउंस कर दिया। योंग का डेक्स बॉडी में एक वैल्यूएबल बी रैंक मार्शल स्किल मिसिंग थी। उन्होंने बेस में हर मार्शल आर्टिस्ट की सर्च का ऑर्डर दिया और डिक्लेयर किया कि जब तक सस्पेशन क्लियर नहीं हो जाता कोई नहीं जाता। यह सुनकर सू होंग को थोड़ी रिलीफ मिली। उन्होंने सोचा कि बॉडीज का स्टेट क्लियरली पॉइंट टू करता है जायंट पाइथन को किलर बना दिया ताकि डेथ का पता उसको ही ना लगे। लेकिन जैसे जैसे सर्च प्रोग्रेस हुआ उन्हें अनईजी फील होने लगा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी डायरेक्शन में देख रहे थे और खुद से ही बातें कर रहे थे, और उन्हें शक होने लगा कि यह सर्च उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है। जब यी अपने गार्ड्स के साथ सीधे उनके पास आए तो उनके डर कंफर्म हो गए। सरफेस पर यी का टोन पोलाइट था। मैंने सुना आपने 4 लाख से ज्यादा फिरोशियस बीस्ट्स अकेले ही मार डाले, उन्होंने कहा। उन्होंने सू होंग की स्किल्स की तारीफ की, लेकिन उनके काम वर्ड्स के अराउंड एक मेनेसिंग रेड ऑरा था जिससे क्लियर था कि वे प्लीज तो बिल्कुल भी नहीं थे। लगता है उन्हें पहले से ही कुछ सस्पेक्ट था। सू होंग अपने फेस पर काम लुक रखते थे, लेकिन अंदर उन्हें ट्रूथ पता था। वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। डीप डाउन वे सोचने लगे कि क्या वे सच में इस आदमी को डिफीट कर सकते हैं अगर चीजें रियली सावर हो गईं। व्हाइट फॉक्स के फादर ने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना कि सू होंग ने फेरोशियस बीस्ट्स को नीचे उतारा था, 4 लाख क्रेडिट्स अकेले ही ले लिए, और एडमिट किया कि एक स्टूडेंट के लिए काफी इंप्रेसिव था। लेकिन उनके बगल में जो वुमन खड़ी थी वो इसे मान नहीं रही थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सू होंग एक रैंक 1 अर्ली स्टेज फाइटर की तरह दिख रहे थे, तो कोई वे नहीं था कि वे इतने सारे बीस्ट्स को मार सकें। उसने उस पर यंग मास्टर यादाफक से चुराने का आरोप लगाया और तुरंत अपने आदमियों को उसे सर्च करने का ऑर्डर दिया। जैसे ही ऑर्डर उनके मुंह से निकला, उनके हाथों में आग जलती हुई 2 बड़े आदमी सू होंग की तरफ चलने लगे। उन्होंने उन्हें शार्प वार्निंग दे दी, रेसिस्ट मत करो, नहीं तो सिचुएशन अगली हो जाएगी। लेकिन एक ही झटके में सिचुएशन पलट गई। एक आदमी के अचानक से उसके फेस पर एक स्पीयर टिप दिखाई दी। गार्ड फ्रीज हो गया और पूछा कि सू होंग क्या सोच रहे थे, कि वे क्या कर रहे हैं। सू होंग ने कामली कहा कि यह कुछ भी नहीं था, स्पीयर को स्टडी रख रहा हूं। वो आदमी कंप्लीटली शॉक था क्योंकि उसने सू होंग को वेपन ड्रॉ करते हुए भी नहीं देखा। ये बहुत ज्यादा फास्ट था। सू होंग ने फिर अनाउंस किया कि वे स्टार सिटी हाई नॉर्वन के स्टूडेंट हैं। उन्होंने उन लोगों को देखा और पूछा कि क्या वे सच में उस स्कूल के स्टूडेंट पर सर्च फोर्स करना चाहता था। स्कूल का नाम सुनकर व्हाइट फॉक्स के फादर हेजिटेट कर गए। उन्हें पता था कि हाई स्कूल नंबर 1 के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव होने के लिए फेमस थे। वो किसी स्मॉल इशू पर उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था। याय को अभी भी लगा कि पूरी चीज फिशी स्मेल आ रही है। यार, अगर ये किड सच में उन सब बीस्ट्स को हंट करता था तो वो जीनियस था, लेकिन अगर वे रॉन्ग थे और उन्होंने किसी जीनियस स्टूडेंट को ऑफेंड किया तो ये ट्रबल लेने के लायक नहीं होगा। उन्होंने अपने आदमियों को स्टॉप करने का सिग्नल दिया और खुद आगे आए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके नेफ्यू पर अटैक हुआ था और एक सीक्रेट फैमिली टेक्निक चोरी हो गई थी, इसलिए उनके पास कल्प्रिट को ढूंढने के अलावा कोई चॉइस नहीं था।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुहोंग कोऑपरेट करेंगे। सुहोंग ने सिंपली रिप्लाई किया कि उन्हें बस होप है कि वे रॉन्ग पर्सन को यूज नहीं कर रहे हैं। फिर याई ने उसे ढूंढने की ट्रबल के पेमेंट के तौर पर 10,000 क्रेडिट्स ऑफर किए और पूछा कि क्या यह फेयर लग रहा है। सुहोंग ने तुरंत 30,000 मांगे। उनके दिमाग में उन्हें पता था कि योंग को जायंट पाइथन ने टेक्निकली मार डाला था। जब तक उन्हें उस स्टोलन टेक्निक पर नहीं मिला, वे कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। ये प्राइस अग्री हो गया। सुहोंग ने अपने आर्म्स खोल दिए और उन्हें सर्च करने दिया। जब मैन ने उनकी पॉकेट्स चेक की तो वुमन ने उनके बैग में से डिग किया। सुहोंग ने उनसे क्लोजली देखने को कहा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाद में कोई फॉल्स रूमर्स फैले। जब वे फिनिश हुए तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें एब्सोल्युटली नथिंग मिला। ये नोट किया। सुहोंग को 30,000 क्रेडिट्स पे करने के लिए बोला और उन्हें जाने दिया। सुहोंग सोचते हुए वॉक अवे कर रहे थे कि यह अच्छी बात थी कि उन्होंने सीन को प्रॉपरली क्लीन अप कर दिया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आज उनकी बहुत प्रॉब्लम होती। ये क्राउड की तरफ मुकाफ हुए और सर्च कंटिन्यू करने के लिए चिल्लाए क्योंकि तब तक कोई नहीं गया था जब तक थीफ नहीं मिल गया। इस बीच सुहोंग ने अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर लिया। वह शावर करके चेंज होना चाहते थे, फिर सीधे असेसमेंट के लिए मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन में साइन अप करने के लिए। उन्हें जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर गाइडेंस टेक्निक सीखनी थी। थोड़ी देर बाद सुहोंग अंडरग्राउंड होटल में रेस्ट कर रहे थे। मार्शल आर्टिस्ट बेस। उन्होंने अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया और अपने पॉइंट्स चेक किए। उन्हें देखकर सरप्राइज हुआ कि उनके पास 534 मार्शल पॉइंट्स हैं। उन्हें रियलाइज हुआ कि वे दुनिया को शाटर करने वाली फिंगर को ट्रेन करने में इतने बिजी थे कि उन्हें उसे हंट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसके स्टैट्स अच्छे लग रहे थे। वाइटैलिटी 103 से ऊपर थी, स्पिरिट 23 पर थी और उनकी फिजिक मॉर्टल फ्रेम 6% पर थी। उनकी सारी स्किल्स वॉइड शैटरिंग फिंगर, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक और वॉइड स्टेप परफेक्ट हो गए थे। नंबर्स देखते हुए सुहोंग ने नोट किया कि रैंक 1 अर्ली स्टेज में 100 वाइटैलिटी चाहिए थी, लेकिन मिड स्टेज में 200 चाहिए थे। उन्होंने मैथ किया और रियलाइज किया कि अगर उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स वाइटैलिटी पर यूज कर भी दिए तो भी मिड स्टेज के लिए उनके पास 40 पॉइंट्स कम रह जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि स्पिरिट और मॉर्टल फ्रेम को देखकर पता लगाएं कि उन्हें अपग्रेड करने से क्या होता है। उनका स्पिरिट 23 पर था और मॉर्टल फ्रेम 6% पर था। क्योंकि उनके पास पॉइंट्स स्पेयर थे, उन्होंने इसे टेस्ट आउट करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपनी स्पिरिट अपग्रेड कर ली और देखते देखते यह 0.1 अप हो गया। कुछ पॉइंट स्पेंड करने के बाद उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें नहीं पता था। सच में कोई डिफरेंट फील करो। नेक्स्ट, उन्होंने एक बार में अपने मॉर्टल फ्रेम को 0.1 इंक्रीज करने की कोशिश की। इस बार रिजल्ट इंस्टेंट था। उन्हें तुरंत फिजिकल स्ट्रेंथ में क्लियर बूस्ट महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने वहां पॉइंट्स ऐड करते रहने का डिसाइड किया। उनके मार्शल पॉइंट्स क्विकली ड्रॉप होते देख उन्होंने मॉर्टल फ्रेम को अभी के लिए अपग्रेड करना बंद करने का डिसाइड किया। उन्होंने गियर स्विच कर दिए और अपनी वाइटैलिटी में 200 मार्शल पॉइंट्स डाल दिए। चेंजेस के बाद उनका मॉर्टल फ्रेम 36.1% पर था। उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पॉइंट्स बचे हैं वो अपनी स्पिरिट में डाल देंगे। जब उन्होंने फिनिश्ड, उनके चारों तरफ रेड एनर्जी का एक मैसिव वेव एक्सप्लोर हो गया। उन्हें अपने बॉडी के अंदर से एक एंडलेस अमाउंट ऑफ पावर राइज अप होते हुए फील हुआ। कुछ मोमेंट्स बाद एनर्जी फेड हो गई और उनका बॉडी स्लोली अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और रिलीव्ड हुए कि अब वे नॉर्मल साइज पर वापस आ गए हैं। उन्हें लगा कि लोगों को एक्सप्लेन करना रियली ऑकवर्ड होगा कि उन्होंने सडनली एक जायंट मसल मैन क्यों बन गए। एक आवर बाद सुहोंग स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन पहुंचे, जो स्काईस्क्रेपर से घिरा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था। वह उसके पास गया। मैंने फ्रंट डेस्क पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को बताया कि मैं असेसमेंट के लिए आया हूँ और वो वुमन ने नॉड किया और कहा कि एक स्टाफ मेंबर उन्हें टेस्टिंग एरिया तक गाइड कर देगा। जैसे ही वे एक स्टाफ मेंबर के पीछे हॉल में गए, उन्होंने कमेंट किया कि वो कितने यंग लग रहे थे और पूछा कि क्या ये उनका फर्स्ट टाइम था। उन्होंने रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उन्हें कम से कम 100 वाइटैलिटी और 1000 से ज़्यादा कॉम्बैट पावर चाहिए थी। उन्होंने उन्हें गुड लक विश किया और सुहोंग ने उन्हें पोलाइटली थैंक यू कहा। पास में वेटिंग एरिया में लोग विस्पर करने लगे। एक गाय ने पॉइंट आउट किया कि किड अकेले आया था, बिना किसी मास्टर या टीचर के। किसी ने गेस किया कि क्योंकि वह इतना यंग था तो शायद बस ये देखने आया था कि टेस्ट कैसा है, एक्चुअली पास करने के लिए नहीं। सडनली टेस्टिंग मशीन्स के पास कमोशन होने पर रूम लाउड हो गया। एक मशीन ने अनाउंस किया कि पैंजिया नाम के एक गाय के पास 102 वाइटैलिटी थी, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ 992 थी। इसका मतलब है कि वे फेल हो गए। पैंजिया ने जोर से कर्स किया, फ्रस्ट्रेटेड होकर कि उसने इतनी टाइनी अमाउंट से मिस कर दिया। सुहोंग और स्टाफ मेंबर टेस्टिंग जोन में चले गए। तभी एक और अनाउंसमेंट आ गया। ली मिंग की वाइटैलिटी 105 थी और वे पास हो गए थे। सिस्टम ने उन्हें कॉम्बैट पावर टेस्ट पर मूव ऑन करने के लिए कहा। ली मिंग पंचिंग मशीन के पास गए, वूंड अप हुए और एक हैवी पंच मारा। स्क्रीन पर एक 763 नंबर फ्लैश हुआ। वे इजीली पास हो गए।
क्राउड में किसी ने गैस्प किया और बताया कि एक 763 लगभग एक रैंक 1 मिड स्टेज फाइटर के पावर लेवल के बराबर था। एक और पर्सन ने पूछा कि क्या ये रेजिंग थंडर डोजो के जोंगमिंग का डिसाइपल है। एक बाईस्टैंडर ने कंफर्म किया और कहा कि ये रीजनेबल है कि वह जीनियस था क्योंकि उसने फेमस थंडर क्लैप फिस्ट सुहोंग ने नाम सुना और अपना सिर खरोच लिया। उन्हें लगा कि जंग मिंग के डिसाइपल का नाम लाई आन है। उन्हें सोचने लगा कि उस गाय के कितने स्टूडेंट्स थे। लीइंग मशीन से वापस आते हुए सुहोंग को देखते हुए बोले, नेक्स्ट कौन है। जैसे ही सुहोंग आगे आए, लीइंग उन्हें देख रहे थे। उसने सोचा कि सुहोंग इतनी यंग एज में टेस्ट ले रही है तो वो भी एक जीनियस ही होगा। उन्होंने एडमिट किया कि सुहोंग रेयर थे, लेकिन उन्हें डाउट था कि वह उनके जैसा कंपेयर कर पाएंगे। सडनली क्राउड शॉक में स्क्रीम कर दिया। लोग चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या मशीन ब्रोकन है, क्योंकि वे जो नंबर देख रहे थे उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। एरोगेंट लेमिंग भी सरप्राइज में घूम गया। स्टाफ मेंबर ने अनाउंस किया कि सू हॉन्ग्स की वाइटैलिटी 123 थी। वो फर्स्ट राउंड इजीली पास कर गया। लेमिंग चुपचाप कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल ही होना चाहिए। उन्होंने खुद को काम डाउन करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वाइटैलिटी ही एकमात्र चीज नहीं है जो मैटर करती है, कॉम्बैट पावर ही असली टेस्ट था। उन्होंने खुद से कहा कि वे अभी भी नंबर 1 स्टूडेंट हो सकते हैं। लीजिए। ऑफिसर ने कॉम्बैट पावर टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहा और सू हॉन्ग को पंचिंग मशीन पर ले जाया गया। टारगेट के सामने खड़े होकर सू हॉन्ग ने अपने स्टैट्स के बारे में सोचा। वो पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट थे और उन्होंने अपनी फिजिक अपग्रेड कर ली थी, इसलिए उनकी रॉ स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा थी। उन्होंने सोचा कि सिर्फ 40% पावर यूज कर लें और उन्हें लगा कि इतना ही काफी है पास करने के लिए। लेकिन फिर उन्हें वरी था कि क्या उन्होंने ज्यादा होल्ड बैक कर लिया और 1000 पॉइंट रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाए तो वे स्टूपिड लगेंगे। सेफ रहने के लिए उन्होंने 50% यूज करने का डिसाइड किया। उसने पंच मारा, बहुत ही टेरिफाइंग स्पीड और फोर्स से। हाफ स्ट्रेंथ पर भी पावर बहुत ज्यादा था। पंचिंग मशीन अपने माउंट से सीधा उतरा, वॉल में गया और पीसेस में टूट गया। डिस्ट्रक्शन टोटल था और रूम साइलेंट हो गया। सब लोग मुंह खोलकर देख रहे थे। लीइंग डर से कांप रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि सू हॉन्ग ने एक हिट से टेस्टर डिस्ट्रॉय कर दिया। लीइंग को स्कैरी पार्ट रियलाइज हुआ और साइलेंस में लाउड शाउटिंग होने लगा। सू हॉन्ग ने कोई मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी यूज नहीं की, वो था बस रॉ पावर। क्राउड में किसी ने पॉइंट आउट किया कि एक रैंक 1 हाई स्टेज फाइटर के पास यूजुअली अराउंड 3000 कॉम्बैट पावर होती थी। ये रिजल्ट कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स था। एक और पर्सन ने टीचर का आर्म पकड़ लिया और येल किया कि वो उसी किड है, उसे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बोलकर टीचर ने नोट किया और कहा कि इससे सब एक्सप्लेन हो गया। इस बीच एक हाई अप ऑफिस में एक वुमन अपने डेस्क पर बैठी थी। ये वूलिंग थे, स्टार सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। वह इसके बारे में वेंट कर रही थी। नेबरिंग यांग सिटी ब्रांच कंप्लेन कर रही थी कि वे अपनी न्यू जीनियस के बारे में ब्रैग करना बंद नहीं करेंगे। उन्हें वरी थी कि अगर स्टार सिटी जल्दी कोई टैलेंट नहीं ढूंढ पाया तो उनकी जॉब चली जाएगी। अचानक एक आदमी उसके ऑफिस में घुस आया और चिल्लाने लगा कि असेसमेंट हॉल में एक मॉन्स्टर आ गया है। लिंग्स ने उन्हें येलिंग करने के लिए घूर कर देखा, क्लियरली स्टार्टल्ड। उस आदमी ने क्विकली एक्सप्लेन किया, एक रैंक 1 अर्ली स्टेज किड ने टेस्टिंग मशीन को रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से उड़ा दिया। उसकी कॉम्बैट पावर 3000। विंकियान थोड़ा पॉज किया, बिलीव करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि यह एग्जैक्ट मिरेकल ही होगा जिसका वे वेट कर रही थी। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का सेंट्रल हॉल एक्टिविटी से भरा हुआ था। लोग हर जगह मूव कर रहे थे। कुछ लोग चैट कर रहे थे, कुछ गार्ड कर रहे थे और कुछ इंजर्ड फाइटर्स को वॉक करने में हेल्प कर रहे थे और कई लोग बस अमेज में चारों तरफ देख रहे थे। 2 आदमी पास ही में चैट कर रहे थे। एक भाई सू हॉन्ग को बोला कि मैं आपको 2nd फ्लोर पर ले जाकर आपका मार्शल आर्टिस्ट रजिस्टर करवा दूंगा, आइडेंटिटी फर्स्ट, और उसके बाद वे उनका अलाउंस कलेक्ट करने जा सकते थे। सू हॉन्ग ने पोलाइटली उन्हें हेल्प के लिए थैंक यू कहा। अचानक किसी ने इंटरप्ट किया और कहा कि सू हॉन्ग बेसिक से डन है और वे पर्सनली हैंडल कर लेंगी। गाइड शॉक हो गए, ये रियलाइज करते हुए कि ये खुद प्रेसिडेंट थी। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वे पर्सनली हैंडल करने के लिए नीचे आएंगी। उनके लिए ये मैटर क्रूशियल था और वे कोई मिस्टेक्स नहीं चाहती थी। उसने अपनी नज़र उस यंग मैन पर डाली और कंफर्म किया कि वो सू हॉन्ग ही होगा। उन्होंने अपना नाम वो बताया। स्टार सिटी ब्रांच के मार्शल दाव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लिंग शियन ने उन्हें सिंपली कहा कि वे उनका फॉलो करें। सू हॉन्ग ने एग्री किया और उन्हें प्रेसिडेंट कहकर एड्रेस किया। इंटरनली वे सरप्राइज थे। उन्होंने याद किया कि रूमर्स थे कि प्रेसिडेंट एक पावरफुल टियर 8 रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन वो उनके इमेजिन से डिफरेंट लग रही थी। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट के प्राइवेट ऑफिस में दोनों सीरियस बात करने के लिए बैठ गए। विंग शियान ने नोट किया कि सू होंग स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में स्टूडेंट थे। उन्होंने मेंशन किया कि प्रिंसिपल ली चोंग जैन ने पहले उनसे कंप्लेन की थी। वो अपसेट थे कि स्कूल से इस साल सिर्फ 2 ऑर्डिनरी टियर एक मार्शल आर्टिस्ट से निकले और सू होंग जैसे हिडन जीनियस को कंप्लीटली मिस कर दिया।
सू होंग थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस क्यों बुलाया है और बताया कि वे सिर्फ रजिस्टर करने, अलाउंस लेने और एक बेसिक गाइडेंस टेक्निक पिकअप करने के लिए आए थे। विंग शेन ने उनका हाथ हिलाया और उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके सबॉर्डिनेट्स ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे थे उनकी आईडी और मनी, और गाइडेंस टेक्निक की बात करें तो वे उन्हें पर्सनली टीच करना चाहती थी। वे उठी और उन्होंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि उन्हें गाइडेंस टेक्निक्स के बारे में कितना समझ आता है। सुहोम ने एक मोमेंट के लिए सोचा। उन्होंने टेक्स्ट बुक डेफिनेशन रिसाइट कर दी। हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल की के एट्रीब्यूट्स थे और बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का एक गाइडेंस टेक्निक भी था। उन्होंने यह भी ऐड किया कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स की जरूरत होती है उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए। प्रेसिडेंट ने उनका हाथ पकड़ा और एक छोटी फ्लेम जला दी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेक्स्ट बुक गलत नहीं थी, बल्कि गाइडेंस टेक्निक सिर्फ सिंपल कल्टीवेशन मेथड से ज्यादा थी। उन्होंने बताया कि उनकी हेवनली फ्लेम गाइडेंस टेक्निक फायर एट्रीब्यूट एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। इसने उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग तो किया ही, साथ ही उसके अटैक्स में डेडली फायर पावर भी ऐड कर दी। उन्होंने ये भी ऐड किया कि एक्सटर्नल अटैक्स को मास्टर करने से रेंज इंक्रीज हो सकती है। लेकिन उन्होंने नोट किया कि एक टियर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए एलिमेंट का ट्रेस कैरी करना इंप्रेसिव था। पूरे फिस्ट को इसमें रैप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बिगिनर्स के लिए सू होंग सरप्राइज थे कि ये टेक्निक्स अटैकिंग के लिए यूज हो सकती हैं। उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें लगा कि ये सिर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में कॉम्बैट एप्लीकेशंस का जिक्र ही नहीं था। प्रेसिडेंट ने अपना लेसन कंटिन्यू किया। स्पिरिचुअल की के 7 एट्रीब्यूट्स थे: मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर और विंड। हर एक के अपने प्रोज और कॉन्स थे। प्योर डिस्ट्रक्शन के टर्म्स में थंडर फर्स्ट था, मेटल सेकंड था और फायर थर्ड था। लेकिन आप कोई भी पिक नहीं कर सकते थे एलिमेंट। यह आपकी नेचुरल कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता था। सू होंग ने नोट किया और अब उन्हें रियलाइज हुआ कि एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी बॉडी की एफिनिटी से लिमिटेड होता है। प्रेसिडेंट एग्री हो गए और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए क्रिस्टल बॉल निकाला। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितना ज्यादा ग्लो होता है, एफिनिटी उतनी ही हाई होती है। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट के यूजुअली 20 से 30% ही होते थे। उन्हें मेंशन किया कि उनकी एफिनिटी 80% के अराउंड थी, जिसे एलिट माना जाता था। लेकिन उनका मानना था कि सू होंग जैसे जीनियस 90% से ज्यादा एक्सीड कर देंगे। एज द फ्लेम गायब हो गया, सू होंग ने क्रिस्टल बॉल ले ली। उन्होंने सोचा कि प्रेसिडेंट वो इतनी यंग एज में टियर 5 मास्टर कैसे बन गए। वह एक ट्रू जीनियस थी। अगर वे सिर्फ 80% पर होती तो 90% तक पहुंचना एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल होता। अचानक क्रिस्टल बॉल चमकने लगी और ब्राइट होती गई, जब तक कि ब्लाइंडिंग नहीं हो गई। प्रेसिडेंट गैस्प कर रहे थे और कह रहे थे कि यह फुल है। उन्होंने इसकी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। उन्होंने अनाउंस किया कि सू होंग्स का फायर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी परफेक्ट 100% था। उसने उन पर इंटेंसली स्टेयर किया और पूछा कि क्या वह समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वो और भी पास आ गई, फुल ऑफ प्रेज। सू होंग ने एडमिट किया कि उन्हें सिग्निफिकेंस नहीं पता। प्रेसिडेंट ने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब है कि वे 100% फायर एट्रीब्यूट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं बिना एक भी ड्रॉप वेस्ट किए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी 80% कंपैटिबिलिटी की वजह से अब्जॉर्प्शन के दौरान उनकी 20% एनर्जी लूज हो गई। फिर भी उस लॉस के बाद भी वे एक टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए थे। उसने सीधे उसके फेस की तरफ पॉइंट किया और डिक्लेयर किया कि उसका फ्यूचर डेफिनेटली उनके से ज्यादा। सू होंग नर्वसली स्वेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने मार्वल किया कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार सिटी जैसी स्मॉल प्लेस इंपीरियल कैपिटल के एलिट्स के कंपैरेबल मॉन्स्टर प्रोड्यूस करेगी। जब वे बोल रही थी, सू होंग को फायर एट्रीब्यूट अच्छा लगा, लेकिन उन्हें असल में थंडर ज्यादा पसंद था। उसे लगा कि अगर उसकी थंडर के साथ हाई कंपैटिबिलिटी होती तो परफेक्ट होता। सडनली क्रिस्टल बॉल फिर से लाइट अप हो गई, लेकिन इस बार ये इंटेंस थंडरस एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। ये नया इस डेवलपमेंट ने प्रेसिडेंट को और भी शॉक कर दिया। सू होंग ने बॉल को देखा और नोट किया कि उनकी थंडर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी भी 100% लग रही थी। प्रेसिडेंट बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे। वह वहां स्टंट होकर खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या वह हैलुसिनेट कर रही है। 100% पर थंडर और फायर ड्यूअल एट्रीब्यूट्स हैं। वो बस इतना कंक्लूड कर पाई कि यह लड़का एक कंप्लीट मॉन्स्टर था। फिर ग्लो फिर से शिफ्ट हो गया। सू होंग ने यह भी ऐड किया कि उनकी विंड एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी भी 100% लग रही थी। प्रेसिडेंट डिसबिलीफ में देख रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसा आउटरेजियस कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल भी था। कुछ मिनट्स बाद वो काउच पर पूरी तरह से डिफीटेड होकर लेट गई और सू होंग चुपचाप देखती रही कि वह शॉक और पैनिक में कैसे आ गई। उन्होंने मटर किया कि यह सही नहीं है। हर एक एलिमेंट फुल था, सब 100% पर। उसने खुद को कन्विंस किया कि वह सपना देख रही है। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि वे एक बार खुद को टॉप टायर जीनियस मानती थी। आखिरकार एक 30 या ER OLD टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बहुत रेयर होता है,
लेकिन किसी ऐसे पर्सन से मिलने के बाद जिसने कॉमन सेंस को भी डिफाई किया, उसे रियलाइज हुआ कि वह बस एक कंपैरिजन में ऑर्डिनरी पर्सन। उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई और मॉन्स्टर ही उनके जैसे मॉन्स्टर को समझ या डिफीट कर सकता है। वो खुद से ऐसे एग्जिस्टेंसेस के बारे में बात कर रही थी जिन्हें ऑर्डिनरी लोग समझ ही नहीं सकते। सू होंग ने साइलेंस ब्रेक किया और बताया कि सारे 7 एट्रीब्यूट्स 100% पर थे। उन्होंने कंप्लेन किया कि अगर वे सिर्फ थंडर ही कल्टीवेट करते और बाकी 6 को इग्नोर करते तो ये एक ह्यूज वेस्ट लगता। ये उनके लिए एक्चुअली काफी डिस्ट्रेसिंग था। फिर उन्होंने बोल्डली प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वे उन्हें गाइडेंस टेक्निक्स दे सकती हैं सभी 7 एट्रीब्यूट्स के लिए। प्रेसिडेंट साइलेंट हो गए। उन्होंने फाइनली एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन एनर्जी लिमिटेड होती है, उनका टैलेंट कितना भी हाई हो, 1 या 2 पर फोकस करना बेस्ट था। उन्होंने उन्हें वार्न किया कि पास्ट में किसी ने 7 को एक साथ कल्टीवेट करने की कोशिश की थी और डेकेड्स बाद भी वह पर्सन टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर स्टक था। सू होंग ने इंसिस्ट किया कि वे अभी डिसाइड नहीं कर सकते, वे पहले सभी को ट्राई करके फिर फोकस चूज करना चाहते थे। प्रेसिडेंट रिलक्टेंटली अग्री कर गए, बट उन्हें सीरियसली वार्न कर दिया उन्हें अपने गॉड गिवन टैलेंट को बिल्कुल भी स्क्वांडर नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बात बदल दी और पूछा कि क्या उनके स्कूल का मंथली एग्जाम जल्द ही आने वाला है। सू होंग ने हाँ में नोट किया और पूछा कि वे क्यों जानना चाहती हैं। प्रेसिडेंट ने एक्सप्लेन किया कि ऑल हेवेंस बैटलफील्ड में फ्रिक्शन और बढ़ रहा है। 10,000 रेसेस और ह्यूमैनिटी के बीच का ग्रेट वॉर किसी भी मोमेंट पर इरप्ट हो सकता है। इस वजह से नेशंस रिसोर्सेज एक स्पेशल जीनियस ट्रेनिंग कैंप में डाल रहे थे। वह सू होंग को रेकमेंड करना चाहते थे उसके लिए, लेकिन एक कंडीशन थी, उन्हें अपने स्कूल के मंथली एग्जाम में फर्स्ट प्लेस मिला। अगर वे सक्सीड हुए तो उनकी जगह सिक्योर हो जाएगी। सू होंग ने 10,000 रेसेस के वॉर के बारे में सोचा। उन्हें याद आया कि 1 डेकेड पहले क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उन्होंने याद किया कि जब वे यंग थे तब उनके सारे रिलेटिव्स अंकल और आंट को छोड़कर खो चुके थे। उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि वे समझते हैं और हार्ड वर्क करेंगे। अपने दिल में उन्होंने वाव लिया कि वो उस ट्रेजेडी को दोबारा कभी नहीं होने देंगे। उन्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग होना पड़ा। उस रात वापस घर में सू होंग ने एक्साइटेडली अपने अंकल और आंट को अनाउंस किया कि वह एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। उन्होंने प्राउडली अपने न्यू क्रेडेंशियल्स डिस्प्ले किए। उनके अंकल और आंट खुशी से आंसू बहाने लगे। उन्होंने एक्सक्लेम किया कि लिटिल होंग सच में सक्सीड हो गया है। उनकी आंट ने यह भी ऐड किया कि उन्हें सच में खुद का कुछ बनाया है और उन्हें उनकी कैपेबिलिटी पर बहुत प्राउड था। सू होंग ने बताया कि एक टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट को $10,000 का मंथली अलाउंस मिलता था, तो उनके अंकल को अब इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं थी। उनके अंकल स्माइल कर रहे थे, ये कहते हुए कि लिटिल होंग अब फैमिली का पिलर था और अब से वो जो भी कहता था वो सुनता था। सू होंग ने चुपचाप खुद से प्रॉमिस किया कि इस मोमेंट से पूरी फैमिली का वेट उनके शोल्डर्स पर होगा। उस रात बाद में सू होंग अपने रूम में अकेले बैठ गए और इंटेंसली मेडिटेट करने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे डीप रेड लाइट से ग्लो कर रहे थे। उसने अपनी फिस्ट क्लेंच कर ली और स्मोक धीरे धीरे फिंगर से बाहर निकल आया। उन्होंने सोचा कि क्या यह गाइडेंस टेक्निक का बेसिक लेवल था, यह वीक लग रहा था। उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों लग रहा था कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। फिर उन्होंने अपने सिस्टम पैनल पर एक न्यू एंट्री देखी। गाइडेंस टेक्निक आ गई थी, कंफर्म कर रही थी कि उन्होंने सक्सेसफुली इसे सीख लिया है। स्टेटस डिटेल्स चेक करते हुए उन्होंने देखा कि यह करंटली लेवल 1 पर था। वे सोचने लगे, क्या गाइडेंस टेक्निक्स को भी स्किल्स की तरह लेवल अप किया जा सकता है? प्रेसिडेंट वू ने इस बारे में कभी मेंशन नहीं किया था। अगर ये टेक्निक्स लेवल्स होते तो उन्होंने जरूर उन्हें बताया होता। उन्हें अचानक एक रियलाइजेशन आया, क्या होगा अगर सिर्फ वही थे जो उन्हें लेवल अप कर सकते थे? क्या होगा अगर वे सोलो लेवल उनकी कल्टीवेशन टेक्निक है? अगर आप एक्साइटेड हैं कि वो कितना पावरफुल हो जाता है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर दो ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। सो हम ग्लोइंग ब्लू पैनल को सीरियसली देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि गाइडेंस टेक्निक्स कैसे अपग्रेड करें और क्या वे मार्शल वैल्यू की तरह इंप्रूव होते हैं। जैसे ही उन्होंने विंडो टच की, एक रेड वार्निंग फ्लैश हुई। इनसफिशिएंट मार्शल वैल्यू है सू होंग साइड। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले अदर गाइडेंस टेक्निक्स कल्टीवेट करेंगे और सोचो कि बाद में और मार्शल वैल्यू कैसे अर्न करना है। वह रूफटॉप पर बुक्स के बीच क्रॉस लेग बैठे थे। उनके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लेम्स जल उठी और पूरा एरिया लाइट हो गया। कुछ आवर्स बाद सू होंग्स के इंटरव्यू में स्पिरिचुअल ची के 7 ग्लोइंग पॉइंट्स दिखे। हर पॉइंट एक अलग टेक्निक को रिप्रेजेंट करता था, जैसे थंडर, वाटर, मार्श, थिक अर्थ और स्पिरिट विंड। 7 अलग अलग एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पुश हुए। सू होंग ने स्वेटिंग करते हुए अपने टीथ ग्रिट किए। उन्होंने समझ लिया कि प्रेसिडेंट वू ने जीनियस कल्टीवेटिंग 7 टेक्निक्स क्यों कहा। डेकेड्स तक टियर 1 में रहा। जैसे ही फ्लेम्स उसके आसपास उठी, उसने एनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए पावर चैनल करना जारी रखा। उन्होंने नोटिस किया कि उनके बॉडी में 7 टाइप्स के ची एग्जिस्ट करते थे,
लेकिन वे एक टाइम पर सिर्फ एक ही यूज कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने जोर से सांस ली, उनके हाथ में एक फायरी चीका बॉल बन गया। उनके हाथ में फ्लेम swirl हो रही थी। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वे एक सेकेंड एट्रीब्यूट फोर्स करते हैं तो फोर्सेस कोलाइड हो जाएंगी और एक वायलेंट एक्सप्लोजन होगा। रूफटॉप पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे दोनों एट्रीब्यूट्स गायब हो गए। सू होंग ने अपनी आंखें संकुचित कर ली। क्या थंडर और फायर को कंबाइन नहीं किया जा सकता? उनकी नेचर सिमिलर लग रही थी, तो उन्होंने एक दूसरे को रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने फिर ट्राई किया। उनके फिंगर्स पर थंडर, लाइट और फायर स्पार्क हो रहे थे। जब फोर्सेस टच हुई तो एक और एक्सप्लोजन हुआ जिससे एनर्जी स्कैटर हुई। स्वेटिंग सूहन ने अपने टीथ क्लेंच कर लिए और गिव अप करने से मना कर दिया। उन्होंने एक और बार ट्राई करने के लिए येल किया। रात भर रूफटॉप से फ्लैशेस बोस्ट होते रहे, जैसे वे एट्रीब्यूट्स फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हों। सुबह होते होते सू होंग के नॉन स्टॉप स्पार्क से बिल्डिंग थोड़ी देर के लिए ग्लो कर रही थी। ट्रेनिंग। चेहरे से पसीना टपकते हुए उसने खुद से कहा कि उसे बस थोड़ा और चाहिए। उनके हाथ में लाइटनिंग और फ्लेम फ्लिकर कर रही थी। वह उसे देख रहा था, इंसिस्ट कर रहा था कि उसे बस थोड़ा और चाहिए। उसने अपने दांतों को पीसते हुए फ्यूज करने की पावर के लिए चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने एनर्जीज को एक साथ किया, उनके आर्म्स के चारों ओर लाइटनिंग और फायर छा गए। उनके पाम में एक ब्राइट फ्लेम एक्सप्लोर हो गई। रात भर ट्राई करने के बाद फाइनली सक्सीड हो गए। उन्होंने रिलीफ के साथ फ्लेम को देखा, अपने क्लोथ्स स्ट्रेट करते हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर जाकर पावर टेस्ट करने का टाइम हो गया था। स्टार सिटी के सिटीजन मार्शल आर्ट स्क्वायर में क्लॉक टावर वाला एक बड़ा प्लाजा था जहां ट्रेनिंग रोबोट्स रेडी थे। सू होंग एक स्पाइडर शेप कॉम्बैट टेस्टर के सामने खड़े थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक टीयर 3 टेस्टर को स्विच कर लिया था। होपिंग था कि ये टूट न जाए, ये याद रखते हुए कि 50% पावर पहले 3000 तक पहुंच गया था। उन्होंने पहले 30% पावर ट्राई करने का डिसाइड किया। उसने अपनी ग्लोइंग फिस्ट से स्ट्राइक किया। रिजल्ट 2300 से ऊपर गया। वे सरप्राइज्ड हो गए। 30% स्ट्रेंथ पर यह लगभग 1800 थे, लेकिन 500 इंक्रीज हो गए थे। उन्होंने अपने हाथ में लाइटनिंग को देखा। थंडर की पावर तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी। फिर उन्होंने एम करने के लिए अपना हाथ क्लेंच कर लिया। उन्होंने सोचा कि फ्यूज थंडर और फायर कितना स्ट्रांग होगा। फिर कंबाइंड फोर्स रिलीज कर दी। उनका पंच टेस्टा पर बहुत तेज और पावरफुल तरीके से लगा। स्क्रीन फ्लैश हुआ 3041। सुहोंग सरप्राइज में देख रहे थे। यह एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा था। वो शौक में मुंह बना के बोले, सोच रहे थे कि 3000 कैसे निकल गए। डैमेज के पास अपने हैंड्स रब कर रहे हैं। टेस्टर ने रियलाइज किया कि उनकी 30% फ्यूज्ड पावर पहले से ही एक टीयर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को सरपास कर चुकी। उन्होंने अपना स्टेटस देखा और साई किया। उनकी वाइटैलिटी सिर्फ 123 थी, जिससे रिजल्ट और भी टेरिफाइंग हो गया। अगर पावर दो एट्रीब्यूट्स के साथ इतना स्ट्रांग होता तो 7 को फ्यूज करके उसकी स्ट्रेंथ क्या होती? हाथ में फ्लेम्स और लाइटनिंग देखकर वह एक्साइटमेंट से भर गया और स्माइल कर दिया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम 3 एट्रीब्यूट्स फ्यूज करने का डिसाइड किया। बाद में वे रूफटॉप पर फ्लैट लेटे हुए थे, एग्जॉस्टेड, शर्टलेस और स्वेटिंग कर रहे थे। वह छोटे छोटे लाइट्स घूम रहे थे और मैं जोर से सांस ले रहा था। 2 एट्रीब्यूट्स को फ्यूज करना हार्ड था, लेकिन 3 को फ्यूज करना बहुत ज्यादा हार्डर लगा। उन्होंने सातों पैटर्न्स को बार बार रीअरेंज किया था, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने इमेजिन किया कि अगर वे सक्सीड हो गए तो पावर क्या होगी। उन्होंने सिस्टम चेक किया, सोच रहे थे कि क्या अपनी टेक्निक्स लेवल अप करने से हेल्प मिलेगी। स्क्रीन पर उनके लेवल 1 टेक्निक्स जैसे थंडर, फ्लेम और वाटर्स थे। उन्हें याद था कि मंथली एग्जाम कल है और उन्हें मार्शल वैल्यू अर्न करनी है। अगले दिन स्टूडेंट्स स्टार सिटी नंबर 1 हाई में गैदर हुए। स्कूल प्रिंसिपल स्टेज पर आ गए। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि यह एग्जाम डिफरेंट था। फ्रंटलाइन प्रेशर की वजह से अब जीनियस सेलेक्ट करने के लिए ईयरली एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप में पावरफुल आर्ट्स, रेयर पिल्स और ग्रैंड मास्टर इंस्ट्रक्टर्स जैसे रिसोर्सेज थे। एग्जाम में टॉप 3 स्टूडेंट्स स्टार सिटी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स जीनियस ट्रेनिंग कैंप के बारे में एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे। बाकी लोग शॉक थे कि कोई टीयर 7 ग्रैंड मास्टर सिखा सकता है, क्योंकि उनके प्रिंसिपल सिर्फ टीयर 3 के थे। सू होंग थके हुए आगे देख रहा था। प्रेसिडेंट वू ने कहा था कि अगर उन्हें फर्स्ट प्लेस मिलता है तो वे उन्हें स्पॉट दे देंगे। लेकिन क्या टॉप 3 को स्पॉट्स नहीं मिले थे? एक फ्रेंड ने सू होंग को बताया कि चेन शान और ली दो अब टीयर 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं और बाकी लोगों ने थंडर रश फिस्ट सीख लिया है। सू होंग कंफ्यूज लग रहे थे। उन्होंने सिर्फ 10 डेज मिस किए थे, फिर भी वे ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुके थे। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्टर चेनी को प्राइवेट लेसन्स देने के लिए कहा था। अब चेन शान और लियू शी की वाइटैलिटी 100 से ज्यादा हो गई और उनका थंडर रश फिस्ट 3 बार इको कर सकता था। सडनली चेन शैन और लियू आगे बढ़ गए। एक ने कहा कि वे चाहते थे कि सबको पता चले कि रियल जीनियस कौन था। दूसरे ने रिप्लाई किया कि उन्हें उम्मीद है कि बीटन डाउन होने के बाद वे कॉन्फिडेंट रहेंगे।
जैसे ही प्रिंसिपल स्टेज से चले, इंस्ट्रक्टर चेनी ने पूछा कि क्या उन्हें वह जीनियस मिला जो 9 एको थंडर रश फिस्ट यूज करता था। प्रिंसिपल ली ने कहा कि उन्होंने हर जगह सर्च किया, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वह पर्सन उनके स्कूल से था। बात करते करते उनके पीछे नॉइज आया और उन्होंने टर्न किया। एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी दो और लोगों के साथ अप्रोच किया, लीइंग और ली यान के साथ जॉन मिंग। सू होंग्स के पीए टीचर थे। जॉन मिंग ने जोक किया और प्रिंसिपल ली से पूछा कि वे इतने सैड क्यों लग रहे हैं। प्रिंसिपल ने पूछा कि जॉन मिंग वहां क्यों थे। जॉन मिंग स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे कि स्टूडेंट्स वीक लग रहे थे। उन्होंने दो डिसाइपल्स को साथ लिया और एग्जाम के बाद फर्स्ट प्लेस स्टूडेंट के साथ उनकी फाइट सेट करने का सजेशन दिया। प्रिंसिपल ली का एक्सप्रेशन टाइट हो गया। जॉन्ग मिंग उन्हें एम्बैरस करने आया था। अगर उन्होंने रिफ्यूज किया तो इसका मतलब होगा कि उनके स्कूल में टैलेंट नहीं है। जॉन्ग मिंग ने कहा कि स्टूडेंट्स वीक लग रहे थे तो उन्हें रिफ्यूजल समझ आ जाएगा। इंस्ट्रक्टर चेन ने वापस आकर पूछा कि क्या जंग ट्रबल ढूंढ रहे थे। पास में जॉन्ग मिंग ने स्टूडेंट लियान को क्राउड की तरफ पॉइंट किया। उन्होंने अपने टीचर को बताया कि एक बैड न्यूज़ है, सू होंग यहाँ थे। जॉन्ग मिंग कंफ्यूज हो गया और पूछा, कौन सा सू? स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने सू होंग को बैक में खड़ा देखा। जैंग मिंग सरप्राइज में चिल्लाया और रियलाइज किया कि वो वही लिटिल मिस्टर था। सू होंग ने फेंट स्माइल के साथ कामली उन पर नजर डाली। जॉन्ग मिंग शॉक में देखते रह गए। स्वेटिंग हो रही थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि जिस किड के बारे में उन्होंने बात की थी वो असल में नंबर 1 हाई स्कूल से था। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को ट्रबल देखा। अगर लाय और लीन ने सू होंग से फाइट किया तो वे हार गए। उन्हें मैच अवॉइड करना था ताकि उनका फेस सेव रहे। वे जल्दी से स्माइल कर गए और प्रिंसिपल ली को बोला कि वे एंग्री ना हो। उन्होंने कहा कि वे जोकिंग कर रहे थे और कोई कंपटीशन नहीं होगा, अपने डिसाइपल्स को स्टूडेंट से कंपेयर करते हुए जिन्हें वे ट्रैश समझते थे। लाइयान और लाई मिंग ने इमीडिएटली कंसीड कर दिया। प्रिंसिपल ली और इंस्ट्रक्टर चैन बहुत गुस्से में थे, सोचते हुए कि ये लोग मॉक कर रहे हैं। वो सार्कास्टिकली अरीना में थोड़ी देर में एक लाउड अनाउंसमेंट हुआ, मैच नंबर 666 सू होंग स्टार्ट हो रहा है। स्टैंड से सू होंग के फ्रेंड एंशियसली देख रहे थे। उन्होंने नोट किया कि सू होंग का ओपोनेंट एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट था जो अनलकी था। उन्होंने सू होंग को चिल्लाया कि जल्दी से खुद को पुश ना करे या इंजर्ड ना हो जाए। ओपोनेंट चुम्पिंग आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कि क्या सू होंग वॉक डाउन करने वाले हैं या बीटन डाउन होने वाले हैं। उसने कॉन्फिडेंटली चार्ज करने के लिए अपनी फिस्ट क्लेंच कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाते सू होंग मूव कर गए। वो डिसअपियर हो गए और इंस्टेंटली अपीयर हो गए चेनपिंग के सामने। एक क्लीन स्ट्राइक से उन्होंने चेनपांग को उड़ा दिया। इम्पैक्ट से चेन पोंग उल्टा हो गए और वो जोर से जमीन पर गिर गए। सब शॉक में देख रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सू होंग कब इतने फियर्स हो गए, जबकि बाकी स्टंड होकर साइलेंट थे। सू होंग स्मोक में कामली खड़े थे। सबको रियलाइज हो गया कि उन्होंने एक सिंगल मूव में एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट कर दिया था। सू होंग अपने डिफीटेड ओपोनेंट के ऊपर कामली खड़े थे। क्राउड ने डिसबिलीफ में चिल्लाया और सोचा कि कैसे वे इतने स्ट्रांग हो गए। कुछ लोगों को लगा कि वे ऑलरेडी टियर 1 हैं मार्शल आर्टिस्ट। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फाइनल मैच नेक्स्ट होगा। स्टैंड्स में इंस्ट्रक्टर चेन सू होंग को देख रहे थे, कंफ्यूज होकर कि ये स्टूडेंट कहाँ से आया है और उसने प्राइवेट ट्यूटरिंग क्यों मिस कर दी। प्रिंसिपल ली ने खुद को ब्लेम किया कि उन्होंने उन्हें पहले नोटिस नहीं किया। प्रिंसिपल ली को लगा कि सू होंग को जल्दी ट्रेन नहीं करके उन्होंने अपनी टैलेंट वेस्ट कर दी। इंस्ट्रक्टर चेन ने कहा कि सू होंग फेमिलियर लग रहे थे, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उन्हें कहाँ देखा था। उन्होंने चेन शान और के बीच सेमीफाइनल मैच पर ध्यान दिया। ली ने भी नोट किया कि विनर जल्दी डिसाइड हो जाएगा। फाइट देखते हुए उन्होंने देखा कि दोनों इवनली मैच थे, जिससे विनर प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो गया। स्टेज पर लियो ने चेन शान को वार्न किया कि क्योंकि दोनों ने 3 एकोज थंडर रश फिस्ट यूज किया था, इसलिए चेन को जीतने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव की जरूरत थी। फिर लियो ने फुल फोर्स से अटैक कर दिया। लियो ने फिस्ट से जोर से मारते हुए चार्ज किया। चेन शान ने शाउट किया। जैसे ही उन्होंने फ्लोर पर इंपैक्ट ब्लास्टिंग विंड ब्लॉक की, चेन शान का फिस्ट फ्लेम से बर्स्ट हो गया। उसने लियो को येल किया देखने के लिए और खुद को स्कूल का ट्रू नंबर 1 डिक्लेयर करते हुए। स्टूडेंट शॉक में चिल्लाए कि चेन शान ने एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन मास्टर कर लिया है। उन्होंने पावरफुल फायर एट्रीब्यूट को रिकॉग्नाइज किया, जो थंडर के बाद सेकंड सबसे पावरफुल है। लियो स्मर्क के साथ आगे बढ़े। उनके आर्म के चारों ओर पानी की तरह एनर्जी फ्लो हो रही थी। उन्होंने कहा कि एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन कोई स्पेशल चीज नहीं है। स्टूडेंट्स फिर से गैस्प कर रहे थे, क्योंकि लियो के भी एक्सटर्नलाइज एट्रीब्यूट्स थे। उनका मेटल था, कॉम्बैट में फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लियो के फिस्ट्स के चारों ओर मेटेलिक चेन्स स्वेल हो रही थीं, जैसे वे डैश कर रहे थे आगे अटैक करने के लिए। उनके पंचेस 5 बार एको हुए। चेन शान लियो को 5 एको थंडर रश फिस्ट करते हुए देखकर शॉक्ड हो गए। उसके बाद एक वायलेंट इंपैक्ट हुआ। ले के स्ट्राइक ने उनके ओपोनेंट को पीछे धकेल दिया और पूरे एरिना में शॉक वेव्स फैल गए। प्रिंसिपल ली और इंस्ट्रक्टर चिन स्टन्ड हो गए थे।
ली ने नोट किया कि ली तो ने अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रखी थी और चेन मार्वल्ड की ली तो ने सिर्फ 10 डेज में एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन और माइक्रो लेवल थंडर रश फिस्ट में मास्टर कर लिया था। प्रिंसिपल ली ने कहा कि फाइनल पॉइंटलेस था, सू होंग नहीं कर पाए, लियू शू को मेटल एट्रीब्यूट दे दीजिए। चेन साइड करते हुए बोले, अगर शू होंग को कोई गाइडेंस टेक्निक पता होती तो शायद उनके पास चांस होता। जंगमिंग ने कॉन्फिडेंटली शू होंग पर 50,000 बेट लगा दिए। शॉक्ड होकर ली ने उन्हें बिना गाइडेंस टेक्निक के किसी पर बेट लगाने के लिए क्रेजी कहा। चेन हंस पड़े, इजी मनी लेने में हैप्पी थे। फाइनल बैटल स्टार्ट हो गई, लियू सू होंग के अगेंस्ट। स्टूडेंट्स ने चीयर किया, कुछ सू होंग के लिए और कुछ लियू को विन करने के लिए अर्ज कर रहे थे। फाइटर स्टेज पर आ गए। लियू ने सू होंग को बताया कि वे लकी थे कि वे उनसे बिना फेस किए फाइनल्स तक पहुंच गए। चेन शान अर्लियर, सू होंग काम रहे। बीस्ट्स हंट करने के बाद ये स्टूडेंट्स वीक लग रहे थे, लेकिन लियू फाइनली एक वर्दी ओपोनेंट लग रहे थे। लियू ने सू होंग को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बताते हुए ग्रिन किया। सू होंग ने सिंपली पूछा कि फर्स्ट कौन था। लियू ने जमीन पर पैर रखा और डिक्लेयर किया कि नेचुरली वे नंबर 1 है। उसने अटैक किया और क्लेम किया कि एक मूव से उनके बीच का ह्यूज गैप शो हो जाएगा। लियू को तुरंत 5 एको थंडर रश फिस्ट यूज करते हुए देखकर स्टूडेंट्स पैनिक हो गए। उन्हें डर था कि सू होंग के लिए ऑलरेडी ओवर हो गया है, लेकिन सू होंग की आंखें चमक रही थीं। उनके अंदर पावर बिल्डअप होते हुए गोल्डन लाइट दिख रही थी। जैसे ही वह चार्ज किया, उसकी फिस्ट से फ्लेम्स बर्स्ट हुए और वह अपने बॉडी के लिमिट्स टेस्ट करना चाहता था। क्राउड ने चिल्लाया कि सू होंग अटैक को डॉज करने के बजाय उसे हेड ऑन मीट करने के लिए क्रेजी था। उनके फिस्ट्स एक साथ एक्सप्लोड हो गए, जिससे जमीन कांप उठी। वे बार बार क्लैश करते रहे और एयर में एनर्जी बर्स्ट भेजते रहे। सू होंग ने डायरेक्टली थंडरस अटैक का सामना किया। लियू शॉक थे कि सू होंग ने सिर्फ 5 पंचेस से ही उनका 5 एको फिस्ट इंस्टेंटली स्टॉप कर दिया। वे लड़ते रहे, फिस्ट्स कोलाइड करते रहे। विपिंग एनर्जी चेन्स के बीच एक स्टॉर्म ब्लोज में ली ने भी अपने टीथ ग्रिट किए। सू होंग के हर पंच से बहुत ज्यादा हैवी फील होता था, जैसे किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हो। स्टैंस में एक टीचर ने एक्सक्लेम किया कि सू होंग ली टू के साथ बिना किसी मार्शल स्किल्स के इवनली मैच कर रहे थे। उनके फ्रेंड ने शाउट किया कि उनकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी। ऑफिशियल स्टन हो गए थे। चेन ने गेस किया कि सू होंग की फिजिक्स स्पेशल थी। प्रिंसिपल ली हंसे, प्राउड थे कि स्कूल में इतना जीनियस निकला। हाउएवर चेन ने नोट किया कि सू होंग की स्ट्रेंथ के बावजूद लीटू का कंडेंस्ड एट्रीब्यूट में भी उनके पास एज था। क्लैश के बाद दोनों पीछे हट गए। सू होंग ने अपनी फ्लेमिंग फिस्ट को स्टडी किया, जबकि लियू को कई मीटर्स पीछे हटना पड़ा। गुस्से में लियू ने शाउट किया कि वह जीत जाएगा। जैसे ही उन्होंने पावर अप किया, उनके आर्म्स के चारों ओर ब्लू लाइटनिंग सर्ज हुआ। वह एनर्जी चेन्स में फिस्ट रैप्ट करके सू होंग को डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए लंच कर रहा था। सू होंग को रियलाइज हुआ कि लियू अब और रुक नहीं रहे हैं और फुल पावर से अटैक कर रहे हैं। लीटू ने जब से फुल ऑन अटैक कर दिया था, सू होंग ने भी थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाने का डिसाइड किया। जैसे ही उन्होंने उनकी फिस्ट से फ्लेम्स बर्स्ट हुए, अटैक से मिलने के लिए स्प्रिंट किया। अरीना में लाइटनिंग बर्स्ट हुई। लीटू शॉक में चिल्लाया और रियलाइज किया कि सू होंग भी एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ली और इंस्ट्रक्टर चेन ट्रेम्बल हो गए। जैसे ही गोल्डन लाइटनिंग ने अरीना को भर दिया और वे स्पीचलेस हो गए। वे स्टन थे क्योंकि सू होंग ने थंडर गाइडेंस टेक्निक मास्टर कर ली थी। चेन ने एक्सप्लेन किया कि थंडर एट्रीब्यूट के साथ कंबाइंड स्पेशल फिजिक ही उन्हें टेरिफाइंग बनाती थी। सू होंग और लियू फिर क्लैश हो गए, जिससे हर तरफ लाइटनिंग और चेन्स एक्सप्लोड हो गए। लियू, मुझे अलार्म हुआ कि सू होंग्स का थंडर एट्रीब्यूट उनके मेटल एट्रीब्यूट से ज्यादा स्ट्रांग था। सू होंग के चारों तरफ लाइटनिंग कोइल्ड थी। उन्होंने ली को भी बताया कि जब से उन्होंने अपना अल्टीमेट मूव रिवील किया है, वे प्रॉपरली आंसर करेंगे। सू होंग की आंखें गोल्ड की तरह ग्लो कर रही थीं। उन्होंने अपना अल्टीमेट मूव अनाउंस किया और थंडर रश फिस्ट यूज करके चार्ज किया। उनकी स्ट्राइक एक्सप्लोसिवली लैंड हुई। इंपैक्ट्स तेजी से एको हुए और लियू वापस आ गए क्योंकि 9 एको बर्स्ट पूरे एरिना में ब्लास्ट हुए। 9 एकोज इम्पॉसिबल है, लियू ने शाउट किया। जैसे ही वे जमीन पर क्रैश हुए, उनके मुंह से ब्लड बर्स्ट हुआ। सू होंग खड़े थे। उसके ऊपर उसके फिस्ट के चारों तरफ अभी भी थंडर क्रैकलिंग हो रहा था। स्टूडेंट साइलेंट हो गए। उनके फेसेस प्योर शॉक में फ्रोजन हो गए। किसी ने फाइनली पूछा कि क्या उन्होंने विन किया। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि सू होंग परफेक्ट रेलम में पहुंच गए हैं, तो एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गया। 9 एकोज टीचर्स को भी सरपास करते हुए इंस्ट्रक्टर चेंग डिसबिलीफ में स्टटर कर रहे थे। प्रिंसिपल ली ट्रम्बल हो गए और डिक्लेयर किया कि सू होंग सिर्फ एक जीनियस ही नहीं, बल्कि स्टार सिटी हाई का ड्रैगन भी है। चेन ने अपनी स्वेट पोंछी। सोच रहा था कि ट्रेनिंग कैंप में दूसरे जीनियसेस सू होंग जैसे मॉन्स्टर को देखकर कितने डेवस्टेटेड होंगे। जैसे सू होंग वॉक कर रहे थे, दूर चेन उन्हें एडमायर करते थे। उन्होंने कहा कि जब एक गोल्डन कार्प विंड से मिलता है तो वह ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
स्टार सिटी उनके लिए बहुत छोटा था। प्रिंसिपल ली एग्री हो गए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सू होंग ड्रैगन की तरह राइज करेंगे और इंपीरियल कैपिटल और 10,000 रेसेस के बैटलफील्ड में सबसे ब्राइट शाइन करेंगे।